स्टूडेंट्स, टुडेज डे 3 ऑफ द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन क्लास 10 बॉयज बैच। आपके थ्योरी पेज में आइए, हीट का फॉर्मूला लिखवाया गया था। थ्योरी पेज में आइए, चेक करिए रोमन नंबर कौन सा लिख कर गए हैं आप। रोमन 11 लिख कर गए हैं ना, चेक करिए। हीट का फॉर्मूला आप लिखे हैं, हीट को एनर्जी, काव्य आया है, ओके, हीट को एनर्जी बोल सकते हैं। अब तुम अपना तुम मतलब सभी लोग को जाना है, ट्यूशन कॉपी में जाओगे और कुछ बातें लिखाया गया था। पहला पन्ना थ्योरी पेज में, वहां पे अल्फाबेट्स लिखाए गए हैं कि नहीं, फॉर्मूला लिखा है अल्फाबेट्स। और दूसरा पन्ना पेज 2 में एसआई यूनिट्स। तो तुम अल्फाबेट्स बताओ, पहला अल्फाबेट कौन सा है? वी लिखाया गया बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस। हमको सीक्वेंस याद नहीं है तो मदद करना। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल वी होता है। देखो बाबू, थ्योरी पेज का पहला पन्ना में देखो लिखवाया गया कि नहीं, यस और नो। नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है? आई लिखाया गया। आई कौन सी के लिए होता है? करंट के लिए। तीसरा क्या है भाई? एक जन बोलो, बस एक जन बोलो ना। आर, तुम लोग मिलाओ बस। आर किस चीज के लिए होता है? रेजिस्टेंस के लिए। चौथा देखो भाई, चौथा क्या चीज के लिए है? चौथा रो का सिंबल लिखाया गया है। रो का सिंबल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए होता है। चौथा अल्फाबेट रो है। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी तो कह सकते हैं। नेक्स्ट सिंबल क्या लिखाया गया है? एक जन बोलो ना भाई। ठीक है, अल्फाबेट्स खत्म। आप पेज 2 में आ जाओ। पेज 2 में आओ, जल्दी बैठो भाई। पेज 2 में आओ। पेज 2 में क्या लिखवाया गया था? टॉप ऑफ पेज 2 में वोल्ट के लिए वी यूज होता है। नेक्स्ट आई करंट के लिए होता है। एम्पियर, करंट को नापते एम्पियर में है, करंट को नापते। और पहला पोटेंशियल डिफरेंस को नापते वोल्ट में। पेज 2 में आ चुका हूं मैं, टॉप ऑफ पेज 2। थर्ड क्या है भाई? ओम, ये नापते हैं रेजिस्टेंस को। चौथा बोलो बाबू, ओम मीटर, ये नापते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। तो उम्मीद करते हैं सब लोग वापस से सेट हो गया, उस दिन का एकदम माहौल क्रिएट हो गया। हाँ सर, ऐसे ही पढ़ाई उस दिन हो रहा था। पेज 1 का टॉप में लाइन से अल्फाबेट्स लिखाए गए हैं। अल्फाबेट्स में एक बार फिर से बोल रहा हूं, पहला अल्फाबेट वी लिखाया गया है, दूसरा आई, तीसरा आर, चौथा रो और पांचवा क्यू। क्यू फॉर चार्ज। ये लड़का क्यू नहीं बोला जी, क्यू फॉर चार्ज। 5 को अल्फाबेट लिखाया गया पेज 1 में। फिर से देखो, वी लिखाया गया है, आई लिखाया गया है, आर लिखाया गया है, रो लिखाया गया और क्यू लिखाया गया। वी क्या चीज के लिए होता है वो भी मेंशन कराया गया। वहीं रहिए, वहीं रहिए, वहीं रहिए। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। आई क्या चीज के लिए होता है? करंट के लिए। आर होता है रेजिस्टेंस के लिए। रो होता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए। और पांचवा अल्फाबेट कौन सा? क्यू। क्यू होता है चार्ज के लिए। पेज 1 का टॉप में सबको मिला रे भाई। अब तुमको पेज 2 में आना है, पर पेज 1 से पकड़ पकड़ के आना, पलट पलट के। पेज 1 में पहला कौन सी था? वी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पेज 2 में आओ, वोल्टवा लिखा होगा, यहाँ वोल्ट लिखा है, वोल्ट। वापस से पेज 1 में आओ, सेकंड वन क्या है? आई मतलब करंट, तो यहाँ पे एम्पियर लिखा हुआ होगा, एम्पियर मिला जी। वापस पेज 1 में आओ, तीसरा कौन है? एक जन बोलो, बस तुम पलटो जल्दी से। रेजिस्टेंस लिखा है, पेज 2 में देखो ओम लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं रेजिस्टेंस को ओम में नापोगे। फिर से पेज 1 में आओ, चौथा क्या है? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब पेज 2 में आओ, देखो ओम मीटर में नापते हैं उसको। और पांचवा वहां पे लिखा हुआ है चार्ज। पेज 2 में आओ, यहां लिखा हुआ है ओम, सॉरी चार्ज को कूलम, कूलम। अब आपको प्रिंटेड नोट्स में आना है। प्रिंटेड नोट्स में भी यहाँ टॉप में कुछ कुछ लिखा है, डिफाइन 1 वोल्ट 1 ओम कि नहीं, डेफिनेशन वहां नहीं लिखाए हैं आप। ठीक है, बस वहां लिखा हुआ है V इक्वल टू आर आई, 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 V इक्वल टू आर आई। Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी। मिला रे भाई। देन W इक्वल टू वी क्यू, W इक्वल टू वी क्यू। ठीक बोल रहा हूं मैं? W इक्वल टू वी क्यू, W इक्वल टू वी क्यू। एनीथिंग एल्स? ओके, सो लेट्स कम बैक टू व्हाट आई वाज टीचिंग। लास्ट आप यही पढ़ रहे थे मेरे से, हीट। तो काव्य तुम्ही से पूछ रहे हैं, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, नहीं बोल सकते हैं? एंड एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। W इक्वल टू वी क्यू, W इक्वल टू V इक्वल टू आर आई, V इक्वल टू एंड Q इक्वल टू आई टी। ऐसा करने से तुम्हें एक फॉर्मूला तैयार हो गया हीट का, आर आई स्क्वायर टी। हीट का एक फॉर्मूला तैयार हो गया, आर आई स्क्वायर टी। अब हम आपको ये भी पढ़ाए होंगे जरूर, इसी कोना में पढ़ाए थे। तुम ट्राई करो इस बार ना V मिसिंग हो जाए। क्या मिसिंग हो जाए? तो ओम्स लॉ सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। ओम्स लॉ का मदद लो और आर को गायब कर दो। किसको गायब कर दो? तो आर गायब करना है तो आर के जगह क्या लिखोगे? V बाई आई लिखोगे। इधर देखिए, आर के जगह पे V बाई आई लिख दिया, आर के जगह पे।
बाकी सब कुछ को ऐसे ही कॉपी किए, कैंसिल होकर आ गया। और हम बोले थे आइए बीआईटी बेटी 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 बेटी, अरे बीआईटी नहीं वीआईटी। तो तुमको जो याद रह जाए एक के वो याद करो, बाकी ऑन द स्पॉट एग्जाम हॉल में ही बन जाएगा फॉर्मूला। तुमको आड़ा स्क्वायर टी याद रह जाता है तो आड़ा स्क्वायर टी याद करो, एग्जाम हॉल में वीआईटी बना लेना। तो बोलिए इसमें कौन सा अल्फाबेट मिसिंग था? वी। इसमें कौन सा मिसिंग है? आर। अब इस बार आई को मिस करने की कोशिश करते हैं। तो आई को मिस करना है तो आई के जगह पे ये सब नोट डाउन किया हुआ है आपका, ठीक बोल रहे हैं ना? सो वी बाई आर कर दीजिएगा तो आई मिस हो जाएगा। वी बाई आई कर दिया तो वी स्क्वायर बाई आर टी आया। अब यहां पे शौर्य पंकज एक बात भी पूछा था जिसका हम उत्तर दिए थे, आर ऊपर है बाबू, ये सीरीज कनेक्शन में यूज करना, आर नीचे बाबू, पैरेलल कनेक्शन में ये फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में आर लेस हो जाता है, 1/, में रहता है। वो कुछ पूछा था तो उसका उत्तर देने के लिए ये बात बोले थे ना कि हाँ हम तुम्हारा बात समझ रहे हैं, बोला यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, ऐसा क्यों? तो सीरीज कनेक्शन में ये और पैरेलल कनेक्शन में ये। क्या आपका ऑर्डर हो सकता है हम डिफरेंट ऑर्डर में लिखाए हैं, पर ये 3 फॉर्मूला बनवाए हैं हम आपके थ्योरी पेज में। हीट का 3 गो बॉक्स भी करवाएंगे शायद। एक बॉक्स ये है आड़ा स्क्वायर टी, दूसरा वीआईटी वीआईटी और तीसरा वी स्क्वायर बाई आर टी। मिला लो 3 गो बॉक्स है कि नहीं। क्या हीट के बाद पावर टॉपिक भी पढ़ाए हैं कि पावर नहीं पढ़ाए? तो अब आइए रोमन नंबर 12 पावर। रोमन 12 पावर। 9th क्लास में जो लोग पढ़े थे वर्क पावर एंड एनर्जी एक चैप्टर हुआ करता था, ये पावर वही पावर है। प्रियांशु कितना दिन बाद आ रहे हो बाबू? बक सच, तुम्हारा नोट्स यहां पड़ा हुआ है तो तुम नोट्स तुमको कैसे नहीं मिला? यहीं पे पड़ा हुआ तुम्हारा नोट्स। इलेक्ट्रिसिटी का नोट्स मिला है तुमको? तो हम तो आज तीसरा दिन पढ़ा रहे हैं, मतलब तुम 2 दिन नहीं थे, 2 दिन नहीं थे तो तुमको नोट्स नहीं मिला। सर एकदम ऐसे आप धर लेते, दबोच लेते हैं, दबोचते नहीं है। वहां हम पलटते रहते हैं ना कि किसका किसका नोट्स अभी तक पड़ा हुआ है। देख रहे प्रियांशु आज भी, प्रियांशु आज भी, प्रियांशु आज भी। इतना तुमको समझाएं तब भी तुम रेगुलर ही नहीं हो। अब दे रहे, रुकिए, अब ढूंढना पड़ेगा ना, रुकिए। आधा से ज्यादा दिन तो आप गायब ही रहते हैं। एक 6-8 महीना बोले तब चश्मा चेंज करवाया, चेक करवाया। पूरा 9th क्लास बोलते रह गए थे आंख चेक कराओ, आंख चेक कराओ, तो आंख चेक करवाया। तो अभी भी पूरे टाइम पे रेगुलर रहो भैया। 9th क्लास जो लोग पढ़े होंगे वर्क पावर एनर्जी, व्हाट इज पावर? वर्क डन पर यूनिट टाइम। एक लड़का 10 बोरा सीमेंट ट्रेड सेंटर में चढ़ा दिया छत पे 5 मिनट में। एक और लड़का 10 बोरा चढ़ाया पर 15 मिनट लगाया ट्रेड सेंटर का छत में चढ़ाने में। तो कौन लड़का ज्यादा पावरफुल है? ऑब्वियसली पहला लड़का जो जल्दी काम कर दिया। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम को कहते हैं पावर। अगर आप बोलते हैं अरे बड़ा पावर वाला लड़का है, बड़ा पावरफुल लड़का है, तो कहीं ना कहीं आप उस लड़के के उसी कार्य करवाने की क्षमता को नाप रहे हैं, पर कितना समय में कर रहे हैं वो नाप रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि हम पटवारी को 10 बोरा सीमेंट दे दिया और विनीत को 8 बोरा दिया, ऐसा नहीं है। देंगे तो दोनों को ही 10 बोरा सीमेंट देंगे और चढ़ाने भी उतना ही तल्ला तक देंगे। तुम 4 तल्ला चढ़ाओगे, तुम भी 4 तल्ला चढ़ाओगे। काम कम बेसी नहीं देंगे, पर उस कार्य को करने के लिए कितना समय लिया। वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब आप बताइए, लिखिएगा नहीं, अभी नोट नहीं करेगा। वर्क तो वीक्यू ही होता है, बाई टाइम हो गया। अब वीक्यू फिर से क्या हो जाएगा? वी इक्वल टू आर आई एन क्यू इक्वल टू आई टी। तो कितने लोगों को लग रहा है कि अरे यार उधरे वाला फॉर्मूला बनता है, बस टी नहीं रहता है। देख यार, देख ना, टिक 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 आर आई स्क्वायर टी, दिख 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 आर आई स्क्वायर टी नहीं है। क्या है? टी कट जा रहा है, बाई टाइम है ना। तो अगर आप लोग सहमत हैं तो स्ट्रेट अवे बीआईटी 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 बाई टी करवा दें। अरे पगला उतना फिर हम काहेला सॉल्व करेंगे जी? तुमको पता है ना बीआईटी कैसे आता है। तो वीआईटी बाई टी करेंगे तो भी क्या आएगा? वीआई ही आएगा। तो पावर का एक और फॉर्मूला हम एक बार फिर से पूछ रहे हैं, बीआईटी कैसे आता है वो भी बताएंगे, तो 10 बार आप खकोर चुके हैं। ठीक, नाउ व्हाट इज द थर्ड फॉर्मूला? वी स्क्वायर बाई आर टी। अब इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, वी स्क्वायर बाई आर टी, वी स्क्वायर बाई आर टी। टी टी कटेगा तो एक और फॉर्मूला बन गया वी स्क्वायर बाई आर। ये थोड़ा गंदा हो गया, साफ साफ दिख नहीं रहा है, नोट कर पाइएगा। 1 मिनट रुकिए सर। वी स्क्वायर बाई आर बना, तो पावर का भी 3 फॉर्मूला। क्या आप ध्रुव अग्रवाल पावर का भी फॉर्मूला रट कर जाइएगा कि कोचिंग में कुछ बातें एकदम आंख में छप जाता है? उधरे वाला याद करो, तीनों की कोई एक गो। आड़ा स्क्वायर टी याद किए हो तो इधर बस आड़ा स्क्वायर है, टी क्यों नहीं है? कट जाता है। इन तीनों में से एक याद करना और जो यहां आएगा वही यहां लिखना, बस बिना टी के लिखना।
इसका सेकंड वन भी तुम रट के जा रहे हो कि वो हम एग्जाम हॉल में कर लिया करेंगे। जैसे तुमको लगा आर यहां है, आई है, तो कौन सी नहीं है? वी नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम वी लाते हैं, आर गायब कर देते हैं, तो आर की वैल्यू कितनी होती है? तो करिए। अब तुम सोच रहे वी भी है, आई भी, आर नहीं है, तो ऐसा करते हैं इस बार आई गायब करते हैं, तो आई के स्थान पे क्या डाल दिए? वी बाई आई। तो हम फिर से बोल रहे हैं, जो वो समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं कि तीनों मत रटो, रटो एक ठो आड़ा स्क्वायर टी रटो, बस यहां वही लिखना बिना टी के साथ। वी आई टी अगर रट रहे हो तो वही लिखो बिना टी के साथ। वी स्क्वायर बाई आर टी लिख रहे हो तो वही लिखना वी स्क्वायर बाई आर बिना टी के साथ, ठीक। एंड व्हेन बात आती है इसको रटने की, एक रटो बाकी ऑन द स्पॉट हो जाएगा। तो पावर का 3 फॉर्मूलास कॉपी करते जाइए। हाँ तो करो, अभी हम हैं तो कल तो कोचिंग भी रहेगा आप लोग का, कल भी कोचिंग रहेगा। हाँ ठीक है जाओ, ठीक है जाओ, लेकिन कर लेना। हाँ चलिए चलिए, कमिंग बैक कमिंग बैक। हाँ लिख सकते हैं। वर्क डन बाय टाइम, वर्क को हीट इसलिए नहीं लिखे ना क्योंकि अब हीट टॉपिक तो पढ़ाई नहीं हो रही है, अब तो वर्क डन पर यूनिट टाइम पढ़ाई हो रही है ना। हाँ ठीक है, हीट बाय टाइम ही है और हीट को वर्क लिखेंगे और वर्क इज वीक्यू, मतलब ले दे के आप मैथमेटिकल वही फॉर्मूलास में आ रहे हैं। हीट लिखकर वहां इसलिए पढ़ाए थे ना क्योंकि हीट टॉपिक पढ़ाई हो रहा था, पर यहां हीट टॉपिक पढ़ा के पावर पढ़ाया जाता है कि पावर पढ़ाने के लिए वर्क डन पर यूनिट टाइम, बस यही बोला जाता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर यहां तो हीट टॉपिक पढ़ाई हो रहा था ना, इसलिए यहां वर्क को एनर्जी और एनर्जी को हीट बोल रहे थे। बॉटल वहां रख के आओ ना, जाओ जाओ ना, सत्य काम रख कर आओ। आ जाइए प्रिंटेड नोट्स में, अब आगे आइए प्रिंटेड नोट्स का पेज 4 में आइए। प्रिंटिंग क्लियर नहीं है अगर, तो अभी हम बोलेंगे तो सुनकर ही सुधार कर लेना। पेज 4 में आ जाइए। अगल बगल वाले को साफ सुथरा प्रिंट वाला पक्का मिला होगा, एक जन को क्लियर प्रिंट वाला दिए थे और एक जन को थोड़ा धुंधला वाला दिए थे, ठीक। आइए, नेम 2 डिवाइसेस विच हेल्प अस टू प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस। आए भाई, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट अगर हो जाए तभी ना बिजली बहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट हो जाए तभी ना बिजली बहेगा। याद करो, यहां था 7 गो इलेक्ट्रॉन, इधर है 15 गो, सॉरी इधर 15 गो है और इधर अच्छा चलो 17 गो है, और इधर बहेगा कि नहीं बहेगा? यहां 16 हो जाएगा, वहां 8, फिर नेक्स्ट टाइम 15, उधर 9, नेक्स्ट टाइम 14, उधर 10, और बहाए कि नहीं? समझ गए? अब हम क्या पढ़ाते थे? देखो बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार बहता था, लेकिन मान लो 555 कर दे इधर और इधर 7 कर दे, तो शुरू से ये अंतर बहुत बड़ा रखे है ना, तो बहुत लंबे समय के लिए बहते चल जाएगा। चलो ना इसको पूरा कर ही देते हैं। 13 तो उधर, 11 12 तो उधर, तो 1 2 3 4 5 6 बार ही क्यों बहा, अब आगे क्यों नहीं बहेगा? पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं रहा ना, इक्वल आ गया। तो हम जब भी ये पढ़ाए होंगे जरूर पूछा करते होंगे, हाँ बाबू 1 2 3 4 5 6 बार बहा, मान लो यहाँ 555 कर दे और वहां 7 रहने दे, तो ज्यादा लंबे समय के लिए बहेगा। तो ये घड़ी में जो सेल लगा हुआ है, ये क्या बिजली पैदा कर रहा है कि बस इसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देना? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट हो गया तो अपने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और उसके उल्टे दिशा में फ्लो ऑफ करंट होगा। तो नेम 2 डिवाइसेस विच हेल्प अस टू प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ट्राइसेल एंड बैटरी, सहमत है ना? सेकेंड, अगर धुंधला प्रिंटिंग है तो उसको सुधार लेना। पेज 4 में है हम, पेज 4 में। डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। घरवा में वोल्टेज है, वोल्टेज स्टेबलाइजर फ्रिज में लगाए हो, स्टेबलाइजर
आप कहाँ सर? अच्छा, अब नहीं लगता है, ठीक है। हम लोगों के घर में अभी भी फ्रिज में स्टेबलाइजर लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग लेटेस्ट वाले नहीं है ना, हम लोग तो 8 साल 9 साल पहले ही फ्रिज खरीदे थे। 8 साल 9 साल पहले ही फ्रिज खरीदे थे, तो पुराने मॉडल का फ्रिज है, तो उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन को सह नहीं पाता है। वैसे अब रांची शहर में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं होता है, पहले वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता था, कम बेसी होते रहता था। तो अगर कम हो गया वोल्टेज बढ़ाओ रे, बढ़ाओ वोल्टेज बढ़ाओ। कभी देखे वो डिवाइस खट 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 ऐसे बढ़ाते थे, तो खट 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 बढ़ाते थे तो वोल्टेज बढ़ाते थे। तो वोल्टेज बढ़ाने घटाने के नहीं बोल रहे हूँ, कांटवा देखते थे ना, बढ़ाओ, हाँ 180 हुआ, बढ़ाओ, हाँ 200 हुआ, बढ़ाओ 220, बस। और 220 के बाद खट से करोगे ना 240, तो वो ऑटो कट हो जाता था, क्योंकि 240 वोल्ट नहीं चाहिए फ्रिज को, 220 ही चाहिए। जिनके घर में स्टेबलाइजर है वो समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। बड़ा कम है, हाँ 120, हाँ 140, 160, 180, 200, हाँ थोड़ा और बढ़ा 220, हाँ बस चल ठीक है, अब फ्रिज चलेगा। तो वो डिवाइस जो V लिखा है, नोटिस किए V लिखा रहता है, उसमें V लिखा रहता है ना, तो वो डिवाइस है वोल्ट मीटर। वोल्टेज को नाप रहा है, वो मेजर कर रहा है, दैट इज वोल्ट मीटर। आगे सुनिए, डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिकल करंट, वो एमीटर है। कोई ऐसा डिवाइस जिसमें बिजली कितना आ रहा है देखने के लिए काम आए। तुम लोगों का घर में जो पानी का मोटर होगा, अपार्टमेंट में अगर रहते हैं तो ग्राउंड फ्लोर में जाना, मोटरवा का स्विच के बगल में कांटवा ऐसे उठता होगा, उसमें देखना A लिखा हुआ होगा, एमीटर। और घरवा का जो वोल्टेज है स्टेबलाइजर, उसमें V लिखा होगा, वोल्ट मीटर। सर आप इतना देहाती जैसा कभी कभी क्या है बोलते हैं, यहाँ पे हम बार बार एक बात पे जोर दे रहे हैं, नापने के लिए। वोल्टेज नापना है तो वो एपरेटस, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम V लिखा हुआ है, वोल्ट मीटर। अगर बिजलियां नापना है तो एमीटर। अब आगे सुनिए, बिजली मिस्त्री आपके घर आया, बल्ब नहीं जल रहा है, पंखा खराब है, तो वो सबसे पहले टेस्टर निकालता है और देखता है लाइन आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना। मतलब वो नापता है कि बस वो डिटेक्ट करता है यहाँ लाइट आ रहा है कि नहीं। अब समझ में, तब से चिल्ला के क्या बोल रहे हैं, नापना है, क्योंकि बिजली मिस्त्री बिजली को मेजर नहीं करता है, बस टेस्टरवा ऐसे सटा के देखता है कि लाइन आ रहा है कि नहीं। तो अब समझ में आया, एक होता है डिटेक्ट करने के लिए डिवाइस, और एक होता है कि नहीं बिजली आ रहा है, ये कंफर्म है, कितना आ रहा है ये नापना है। तो बताओ सत्यकाम, हम दो बातें कौन सा बोले, बस डिटेक्ट करना है। तो जब बिजली मिस्त्री हमारे घर आता है तो कितना बिजली आ रहा है वो नापता है कि खाली डिटेक्ट करता है टेस्टर लगा के। तो थर्ड पॉइंट देखो, गैल्वेनोमीटर लिखा होगा, डिवाइस यूज टू डिटेक्ट करंट, देखो लिखा हुआ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट करंट। इसका जवाब गलत टाइपिंग हुआ है, उस टाइपिंग को काटो, वहां गैल्वेनोमीटर लिखो। फोर्थ सेंटेंस की बात हो रही है, फोर्थ सेंटेंस की बात हो रही है, फोर्थ सेंटेंस। नोट्स काहे नहीं लाते हो? ओके, तो मैं फिर से चारों सेंटेंसेस को पढ़ रहा हूं। चारों सेंटेंसेस मैं फिर से पढ़ रहा हूं। स्टूडेंट्स प्लीज, स्टूडेंट्स प्लीज। हाँ, वोल्ट और वाट अलग चीज है। पावर को नापने के लिए वाट यूज होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए वोल्ट यूज होता है। वाट नहीं बोलते, वाट कितना वाट का बल्ब है आपके दुकान में, 40 वाट का बल्ब दीजिए, तो वाट क्या चीज के लिए होता है? पावर को नापने के लिए वाट यूज होता है, पावर को नापने के लिए वाट, और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में नापा जाता है। तो मैं चारों सेंटेंसेस फिर से पढ़ रहा हूं। नेम 2 डिवाइसेस विच हेल्प अस टू प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस। वो डिफरेंस को क्रिएट करता है, बैटरी का काम नहीं है बिजली पैदा करना, उसका काम है बस डिफरेंस क्रिएट करना। दूसरा सेंटेंस है डिवाइस यूज टू मेजर, नापना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्ट मीटरवा से नापोगे, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, 220 वोल्ट नापना है। तीसरा डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, एमीटर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, 16 एम्पियर का स्विच दीजिए। स्विच सॉकेट एक दिन मेरे यहाँ का खराब हुआ था, मंगवाए थे ध्रुव अग्रवाल आपसे, हम बोले थे 12 एम्पियर का नहीं मिलेगा तो 16 एम्पियर लेना, एम्पियर बोले थे, एम्पियर। तुम लोगों को शायद हम फोटो भी बोले थे, क्लिक करके ले जाओ, बोलना स्विच सॉकेट साथे में होगा। नेक्स्ट, डिवाइस यूज टू डिटेक्ट करंट, ये कौन सा है सत्यकाम? नापना है कि बस जानना है बिजली आ रहा है कि नहीं, जानना है। अब यहां पे सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का डिफरेंस लिखा हुआ है, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। आप अपना पहले ट्यूशन कॉपी निकालेंगे और तब प्रिंटेड नोट्स देखेंगे। ट्यूशन कॉपी निकालिए, सीरीज और पैरेलल का छवि बनवाए थे वो निकालिए। सर छवि निकला, छवि
ओके नहीं, दोबारा नहीं बनाना है, बस समझा रहे हैं। बिजली जो है यहां पे बड़ा वाला प्लस, छोटा इज माइनस, प्लस माइनस कितना ठो लगाए थे जी? 3 गो, प्लस माइनस बोलो 1.5 वोल्ट हो गया, फिर प्लस माइनस 1.5 वोल्ट और हो गया, तो 1.5 कितना हुआ? 3, फिर प्लस माइनस कितना हो गया? यहां पे ये स्विच लगाया मैंने, अभी कांटेक्ट है कि ये तो होल है, कांटेक्ट नहीं है, पर अगर हम इसको लगा दे तो अब बिजली यहां से यहां आएगा, बीच में कांटेक्ट को मतलब अब कांटेक्टलेस हो गया, सॉरी कांटेक्ट में नहीं था, अब तो सर्किट कट ऑफ की सर्किट जुड़ गया अब, तो अब बिजली आएगा। क्योंकि किसी ने हमसे पूछा था कि स्विच कैसे यूज होता है फिजिक्स लैब में, तो बोले थे ऐसे ढक्कन जैसा होता है, इसे खींच के निकाल देते हैं, अब बत्ती नहीं जलेगा, और ढक्कन में जैसे ऐसे करके डाल देते हैं, अब बत्ती जलेगा। हम एक्चुअली सिर्फ इतना बोले थे, देखो टिप आ गया, और अभी नहीं टिप है तो बत्ती नहीं जलेगा। पर क्योंकि कोई लड़का हमसे पूछा था इस बैच में, तो बोले थे कि ऐसे होल होता है, अभी कांटेक्ट नहीं है, यहां से यहां का स्थापित नहीं हुआ ना कांटेक्ट, ये तो गैप है, यहाँ पे कांटेक्ट स्थापित नहीं हो रहा, पर अगर आप इसको डाल दिए की को तो कांटेक्ट स्थापित, अब बिजली यहां से यहां आएगा ना, पर अब कैसे आएगा? नहीं आ पाएगा। एनीवेज हम ये नहीं पढ़ा रहे थे, हम बोले थे टिप आ गया। अब सीरीज में ये हम कुछ यहाँ पे ऐसे करके पढ़ाए थे क्या? ये है गीजर, ऐसे शायद बोले होंगे, ये मान लीजिए मोबाइल चार्जर, और ये मान लीजिए फ्रिज है। मेरे को एकदम नहीं रटा हम क्या बोल के पढ़ाए थे, R1 R2 R3 बोल के ही पढ़ाए होंगे। लेबलिंग दोबारा नहीं करना क्योंकि तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है। इसका एंड्स कौन है? ये भी इसका एंड्स कौन है? पर ये डिवाइस का एंड्स कौन है? और ये डिवाइस का एंड्स कौन है? CD। तो सभी का एंड्स अलग अलग है, इसलिए सभी का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स भी अलग अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज मेजर्ड अक्रॉस द एंड्स ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज मेजर्ड, तो सबका एंड्स अलग अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज अक्रॉस मेजर्ड अक्रॉस द, इसलिए सबको वोल्टेज वहां भी अलग अलग मिल रहा है। लेकिन करंट हैज सिंगल पाथ टू फ्लो, बिजली बटा की नहीं बटा, नहीं बटा, नहीं बटा, तो बिजलिया तो सेम ही जा रहा है। बट वॉट अबाउट दिस टाइप ऑफ कनेक्शन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बोलो भैया क्या हुआ? तो ये बेनिफिशियल है ना, अकॉर्डिंग टू द नीड बढ़ता है। छत पे कम लाइट चाहिए तो छत पे उतना लाइट की जरूरत नहीं है, पढ़ाया है ना मैंने। बोलो यहां पे कितनी बिजली आ रही है? यहां पे भी आई बिजली आ रही है, आई आ रही है, पर अब कितनी बिजली गई? I1 I2 I3, ये ऊपरे ऊपरे आया I1, ये बीचे बीच आया, और ये नीचे नीचे आया I3, तीनों कॉम्बाइन कर गया, कॉम्बाइन, तीनों कॉम्बाइन करके वापस आई दे दिया। स्विच तो बनाई भी नहीं किया, लो स्विच बना दिए। टिप दे, ये टिप भी दिए। अब याद आ रही है? तो बताओ ऊपर वाले का एंड्स कौन है? मिडिल वाले का भी एंड्स कौन है? और नीचे वाले का भी एंड्स कौन है? मतलब R1 तुम्हारा घर का छत है, R2 बीच फ्लोर है, और R3 थर्ड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है। तीनों का एंड सेम है ना, तो सबका वोल्टेज भी सेम होता है। बहुत लंबा चौड़ा हमने शौर्य पंकज से डिस्कशन कर करके 10 बार पूछा था कि इसका फायदा बताओ V के लिहाज से, इसका फायदा बताओ I के लिहाज से, इसका फायदा बताओ R के लिहाज से, और इसका फायदा बताओ कट ऑफ के हिसाब से। इवन इफ वन ऑफ द सर्किट ब्रेक्स, इट कंटिन्यूज टू फ्लो इन द अदर सर्किट, बट यहां पे अगर कहीं चूहा तार काट दे तो पूरा सर्किट ब्रेक। दोबारा हम सब बात नहीं बोलेंगे, बस आपको रिकॉल कराएं। तो ये छवि आप अपना कॉपी में देखेंगे। अब आइए यहाँ पे नोट्स में, क्लियरली V1 ग्रेटर V2 ग्रेटर V3, ये हमें अभी तक पढ़ाई नहीं है, ध्यान से सुनना। पॉजिटिव टर्मिनल, प्रिंटेड नोट्स नहीं है, उधरो देखो इधरे देखो, पर बनाना ये नहीं, बना हुआ है तुम्हारे पास। पॉजिटिव टर्मिनल के करीब, ये डिवाइस है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करीब, ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करीब। नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मेरे से ज्यादा करीब फर्स्ट बेंच का लड़का होता है कि सेकंड बेंच का कि थर्ड बेंच वाला? मैं तो यही हूं, फर्स्ट बेंच वाला ज्यादा करीब होगा, सेकंड बेंच वाला थोड़ा दूर है, थर्ड बेंच वाला और दूर है। पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव ही है ना, पॉजिटिव टर्मिनल के करीब फर्स्ट डिवाइस है, पॉजिटिव टर्मिनल से थोड़ा दूर, पॉजिटिव टर्मिनल से बहुत दूर। इसको ऐसे भी समझा सकता है, ये पॉजिटिव से बड़ी दूर है क्योंकि नेगेटिव वर्ड से ज्यादा सटल है, नेगेटिव वर्ड से ज्यादा। तो बताओ जो पॉजिटिव के ज्यादा करीब है उसके वोल्टेज को मैं V1 नाम दे रहा हूं,
पटवारी को इसलिए क्लियर नहीं समझ में आया ना, इसमें बड़ी कचर कचर कर देते हैं आप फिगर का। लो पहले हम बिजली मिटा दे रहे हैं, आप थोड़ा कम कचकच दिख रहा है। एक वो चीज पढ़ाते समय ना सर बाकी मिटा दिया कीजिए, तो अब समझ आ रहा है। अब क्या दिखा रहे हैं तुमको, सिर्फ 3 डिवाइस R1 R2 R3। पहले वाला डिवाइस ज्यादा करीब है तो यहां वोल्टेजवा कितना, लेकिन पॉजिटिव से थोड़ा दूर है, तो इस डिवाइस में वोल्टेजवा थोड़ा और कम है और दूर। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि ये डिवाइस तो सटल है नेगेटिव के। किसके सटल है, तो V1 सबसे अधिक है, उससे लेस देन का सिंबल V2 का, और उससे लेस देन का सिंबल। अब आप अपना प्रिंटेड नोट्स में आओ, मिला V1 ग्रेटर, उससे छोटा V2, उससे छोटा V3 मिलाओ, प्रिंटेड नोट्स में मिलाओ, मिला भाई। लेकिन उस तरफ क्या है, पैरेलल में कौन सी है, सब इक्वल है। क्या है कि सबका एंड्स, फिर से वही बात, पटवारी कोई समझ नहीं आता ना, इतना गिज गिज कर देते ना, पहले मिटाइए तो जो जरूरत नहीं है। लो बिजली मिटा दे रहे हैं, मिटा दिए बिजली, बिजली मिटा दिए, सब जगह से बिजली मिटा दिए। एक बार में एक को पढ़ाया कीजिए सर, तो लो एक को पढ़ा रहे हैं। अब तो तुमको साफ साफ दिख रहा ना, किच किच नहीं है कुछ भी। इसका वोल्टेज वाह, इसमें वोल्टेज वाह, इसमें वोल्टेज वाह, सब में सेम वोल्टेज क्या है। इसका भी एंड से भी है, मिडिल वाले का भी एंड्स और तीसरा का भी एंड्स। तो प्रिंटेड नोट्स में देखो तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू कुछ तो मानना पड़ेगा, P मान लिए। अब क्लियर है प्रिंटेड नोट्स में। सेकेंड लाइन देखिए, बड़ा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये शायद हमने पढ़ाया कैसे जी, आप लोगों को पढ़ाए हैं, हाँ पढ़ाए तो थे। यहां से यहां का जो डिफरेंस है मान लो 2 मार्क्स का है, और यहां से यहां 4 मार्क्स का डिफरेंस है, और यहां से यहां 6 मार्क्स का डिफरेंस है, तो यहां से यहां कितना का डिफरेंस है, 2 प्लस 4 प्लस है। तो पूरे सर्किट का जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, वो V1 प्लस V2 प्लस V3 नहीं है। फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म तक तुम्हारा 2 नंबर बढ़ा, सेकंड टर्म से थर्ड टर्म तक 4 नंबर बढ़ गया, और थर्ड टर्म से मॉक आने तक 6 नंबर बढ़ गया। तो यहां से यहां तक कितना बड़ा है, 2 प्लस 4 प्लस है। सो क्या ना, इसे पूरे सर्किट का V इज V1 प्लस V2 प्लस V3। पर यहां V बढ़ता है कि करंटवा बढ़ता है I1 प्लस I2 प्लस I3 में। ये लिखना नहीं है, सब आप लिख के बैठे हुए हैं, बस सुनिए। अब V इक्वल टू RI, यही तो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है इस चैप्टर का। तो बताओ I कितना होगा, I कितना होगा, I के जगह V बाई R, I के जगह V बाई R, I के जगह V बाई R, I के जगह। अब एक बात बताओ, फर्स्ट वाले डिवाइस में V1 नाम का वोल्टेज है कि ना 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 ना, ठीक 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 VA है, VA वोल्टेज है। सेकेंड डिवाइस में V2 नाम का वोल्टेज है कि ना 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 ना। थर्ड डिवाइस में V3 वोल्टेज है कि ना 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 ना। सब में तीनों वोल्टेज सब में सेम है ना। ओके, तो ऊपर ऊपर कट गया, और नीचे इसका नाम R1 है, सेकेंड डिवाइस का रेजिस्टेंस R2 और थर्ड डिवाइस का नाम। तो आपको याद होगा शौर्य पंखे से पूछे थे, द नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल। अब फाइनल इंग्लिश सुनो, द रेसिप्रोकल ऑफ द नेट रेजिस्टेंस। ट्यूशन कॉपी में देखना तो यहाँ NET नेट लिखे कि आप खाली बोलते लिखते थोड़ी नेट लिखे हैं। R net resistance, the reciprocal of the net resistance is equal to the sum of the reciprocal of the individual। मतलब पहला वाला का रेजिस्टेंस है 4 ओम, दूसरा का है 2 ओम और तीसरा का है 3 ओम। तो 4 प्लस 2 प्लस 3 की ना ना 1/4, 1/2, 1/3। सॉरी हम ऐसे नहीं पढ़ाए थे, 10 20 30 पढ़ाए थे। तो 1/10 पॉइंट में आएगा, 1/20 पॉइंट में आएगा, 1/30 पॉइंट में आएगा, तो तीनों डेसिमल में आएगा। इसलिए पैरेलल कनेक्शन में नेट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। याद आ रही ये बातें। अब इधर बताओ, V वही ओम्स लॉ ब्रह्मास्त्र, RI V RI V RI और V RI। बताओ तो तीनों में I सेम है। बोलो हाँ, करंट है सिंगल पाथ टू फ्लो, सो द सेम करंट इज फ्लोइंग ना। बिजली बटा है क्या? तो यहाँ पे कोई I1 I2 I3 का कॉन्सेप्ट नहीं, पर जब ये पढ़ाते थे तो I1 I2 I3 का ओके, तो I सब में है। ये वाली रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू है, ये दूसरा डिवाइस है तो इसका रेजिस्टेंस अलग है, और ये तीसरा डिवाइस है इसका रेजिस्टेंस अलग है। कॉमन निकल गया तो क्या बचा? अब यहाँ पे शौर्य पंकज से हम नहीं सेंटेंस बुलवाते थे कि द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज नेट रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल हुआ इसमें नहीं होता है, इसमें 10 प्लस 20 प्लस 30 डायरेक्ट होगा, और इसमें 1/10 तो पॉइंट में आ गया, 1/20 पॉइंट में आ गया, 1/30 पॉइंट में आ गया। अब आइए तो प्रिंटेड नोट्स में साफ साफ दिख रहा है, जिनको नहीं साफ है वो ठीक से लिख लो। वहां पे पहले LHS वाला पढ़ रहे हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की जगह RI लिखे, पर पहला वाला में RI की R1 आई, सेकेंड वाले के लिए RI की R2 आई। अगर साफ साफ प्रिंटिंग नहीं है तो ठीक कर लेना। और थर्ड वाले के लिए RI की R3 आई। I कॉमन निकल के कट गया, तो फाइनल जवाब क्या आया?
R1 प्लस R2 प्लस R3, इंपॉर्टेंट वहां लिखा ही हुआ है, ठीक है। अब RHS वाला पढ़ रहे हैं, पैरेलल कनेक्शन का। यहां पे शुरुआती सेंटेंस V का है कि शुरुआती सेंटेंस करंटवा का है, क्योंकि करंटवा 3 भाग में टूटा है। करंटवा I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों आर्म्स में करंटवा गया है ना। इसमें कितना करंटवा गया है? I1। इसमें कितना करंटवा गया? I2। लेकिन बाहर कितना था? बाहर कितना था? और वापस यहां आया तो कॉम्बाइन होके कितना हो गया? I1 I2 और I3 कॉम्बाइन होके आई। तो यहां शुरुआती सेंटेंस I है और यहां शुरुआती सेंटेंस क्या है? V है, क्योंकि यहां से यहां का डिफरेंस मान लो 2 का है, और यहां से यहां 4 का है, और यहां से यहां 6 का है। तो बताओ शुरू से अंत तक का डिफरेंस कितना का है? 2 प्लस 4 प्लस 6। तो यहां शुरुआती सेंटेंस V और यहां शुरुआती सेंटेंस I है। ठीक बोल रहा हूं ना मैं? तो आइए प्रिंटेड नोट्स में I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I के स्थान पे क्या लिखाया? V बाई R। I1 में भी V बाई R लिखाएगा, पर V1 होगा कि ना? पैरेललवा में क्या है का V1? तीनों का तो एंड सेम है ना, तो तीनों में V ही होगा ना। लेकिन R1 R2 R3 तो इसलिए होगा क्योंकि 3 अलग अलग डिवाइसेस है ना। ओके, ऊपर का V कट गया, तो फाइनल जवाब क्या आया? वही शौर्य पंकज वाला, 1 बाई नेट रेजिस्टेंस इज 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3। अब इधर आओ, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज टू बी इंक्रीज देन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब तुमको बहुत ज्यादा बिजली रोकना है तो सीरीज कनेक्शन लगाओ, क्योंकि सीरीज में नेट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अब उधर देखो, व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज टू बी डिक्रीज्ड देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो पैरेलल कनेक्शन रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ना। क्यों कम है? क्योंकि 1 बाई करके है ना सर, 1 बाई करके है ना, तो बहुत कम है। सेकेंड पॉइंट, द सेम करंट फ्लोज थ्रू आउट द सर्किट बिकॉज द करंट हैज सिंगल पाथ टू फ्लो। हम बार बार बोल रहे हैं, अगर टाइपिंग क्लियर नहीं है तो ठीक करते जाओ। देन बिकॉज द करंट हैज सिंगल पाथ टू फ्लो, गोल करो, सिंगल पाथ टू फ्लो को गोल करो। 3 अलग अलग रास्तों में बंटता है कि एक ही रास्ते से बिजली बहते रह जाता है, एक ही रास्ते से बिजली बहते रह जाता है। और उसमें क्या लिखा है? करंट हैज सिंगल पाथ टू फ्लो। हाँ, सीरीज में ही रहता है। एक बुता तो सब बुझ जाता है ना। पता नहीं कहाँ गया है फोन। हम उसको मैसेज किया तो बोला कि खुलेगा तब उस दिन आएंगे। हम उसको कल भी बोले कि चलते हैं, तो बोला आपका फिर मैसेज आ गया कि कल इंस्टीट्यूट बंद रहेगा। फिर हम छोड़ दिए। फिर हम बोले आज सुबह आज चलते हैं 5 बजे तक में। मैसेज ही नहीं किया कुछ। फिर अभी बाहर आए थे तो फोन काट दिया। पता नहीं उसको क्या हुआ, कैसा गया होगा, कुछ हुआ होगा। चलो उस तरफ आइए। द मेन करंट फ्लोज, कुछ गलत टाइपिंग हुआ है। द मेन करंट फ्लोज का है, फ्लोज काटो। द मेन करंट डिवाइड्स इटसेल्फ इन डिफरेंट आर्म्स। द मेन करंट डिवाइड्स इटसेल्फ इन डिफरेंट आर्म। फ्लोज गलती से लिखा गया, काट दो। द मेन करंट divides itself in different arms. Third point, V goes on decreasing as we move away from the positive terminal. बोले थे प्लस के ज्यादा करीब कौन है? प्लस से थोड़ा दूर, प्लस से बहुत दूर। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, ये वाला सटले है एकदम नेगेटिव के, तो इसमें सबसे कम V है। तो वही वहां थर्ड पॉइंट लिखा है, V goes on decreasing as we move away from पॉजिटिव टर्मिनल। अब उस तरफ आइए। सिंस ऑल द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम एंड पॉइंट्स, इसका एंड्स कौन है? इसका एंड्स कौन है? और नीचे वाले का भी एंड्स कौन है? तो तीनों का वोल्टेजवा क्या होगा? सो थर्ड पॉइंट यहां लिखा है, सिंस ऑल द रेजिस्टेंस हैव द सेम एंड पॉइंट्स सो V इज सेम फॉर ऑल। चौथा पॉइंट, इफ करंट इन अ सर्किट ब्रेक्स देन इट स्टॉप्स फ्लोइंग थ्रू आउट द सर्किट। कहीं का बत्ती कट गया तो पूरा बत्ती कट गया, इट स्टॉप्स। पर उस तरफ देखिए क्या, इफ करंट इन अ सर्किट ब्रेक्स देन इट स्टिल कंटिन्यूज टू फ्लो इन द अदर सर्किट। यहां का मिट गया, तार कट गया, चूहा तार काट दिया, तो भी इट स्टिल कंटिन्यूज टू फ्लो इन द अदर सर्किट। अब आइए एडवांटेज ऑफ पैरेलल, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज। ये हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हम शौर्य पंकज से 5 बार पूछ चुके हैं। बोलो जी करंटवा के लिहाज से क्या फायदा है, वोल्टेजवा के लिहाज से क्या फायदा है, ठीक है ना। पर इसमें खाली एक नुकसान है, तार का एक्सपेंस बढ़ जाता है। यहीं से तार छत पे ले जाओ, यहीं से तार तुम्हारे रूम तक जाएगा, यहीं से तार ग्राउंड फ्लोर तक। पर उसमें क्या था ना, तार यहां तक तो आ गया है, बस यही तरवा और टानिए, फिर यहीं से और खींच दीजिए। एक सिंपल सा बात है, मान लो हमको यहाँ पे दिवाली का लाइट लगाना है, ध्यान से सुनना। तो बोलो आपका ये तो वायरिंग 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 है, देखिए वायरिंग आइले तो है वहां तक लाइट, डायरेक्ट वहीं पर दिवाली का लाइट लगाइए। लेकिन मान लीजिए हमको पैरेलल में करना है, मतलब हम चाहते हैं कि ट्यूबलाइट के बुतने पे वो बत्ती ना बुते। सीरीज में एक नुकसान ना कि एक वो बुता तो सब बुझ जाएगा, पर हम चाहते हैं यहीं पे लाइट वा टांगे, पर ट्यूबलाइट के बुतने पे ये लाइट ना टांगे। तो बोलो आप खाली दिखाने के लिए वहां टांग दिए, पर तारवा भीतर भीतर जानते हैं कहां से लाना होगा? पूरा स्विच बोर्ड से लाना होगा, वो जो मेन मीटर है। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बोलो टांगने का बिना टांग दीजिए,
पर इससे लाइन नहीं लेना है, भीतर भीतर अंदर वायरिंग कराइए और वायरिंग करा के वहां से स्विच बोर्ड से लाइए। दिस इज पैरेलल कनेक्शन। तो नुकसान हो गया तारवा शुरू से लेके अंत तक। लेकिन तुम लोग हमको क्या आइडिया दिए, अरे सर ये तो देखिए वायरिंग वायरिंग वायरिंग, देखिए तारवा यहाँ तक तो आया ही है, लाइटवा तो जल ही रहा है, इसी से तार खींचिए और दिवाली वाला लाइट टांग दीजिए। तो बोलो तार का खर्चा बढ़ा कि यहाँ तक लाइनवा आया, बस टानिए और टांग लीजिए, खर्चा कम हुआ। लेकिन मैं चाहता हूं कि ट्यूबलाइट के बुतने पे मेरा दिवाली का लाइट ना बुते। सीरीज में क्या होगा कि एक बुता तो आगे का सब बुझ जाएगा ना। तो तुम बोले ठीक है अब यहाँ टांग लीजिए, पर भीतरे भीतरे वायरिंग पूरा शुरू से करवाइए। कैन यू अंडरस्टैंड? शुरू से यहां तक, शुरू से ही यहां तक, शुरू से ही। पर इसका फायदा क्या है, यहां से लाइन यहां तक आ गया ना, बस यहीं से फर्दर टानो यहां तक, फिर यहीं से फर्दर टानो। अब समझ आया? तो एडवांटेज डिसएडवांटेज हम रीडिंग नहीं मारेंगे। अब आते हैं सर्किट डायग्राम किसे कहते हैं। ये जो डायग्राम हम बनाए हैं ना, यही सर्किट डायग्राम कहलाता है। तो इंग्लिश में सुनना, द डायग्राम विच शोज the diagram which shows the various components of a circuit is called circuit diagram। ये क्या क्या शो कर रहा है, various components like switch शो कर रहा है, सेल की combination of cells is called battery, resistors, हाँ सर और तो कुछ है नहीं, पर बिजली नापने का हमको मन कर गया, एमीटर लगा दिए। तो वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट। तो डेफिनेशन पढ़ रहा हूं मैं। डेफिनेशन है द सिंबॉलिक और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स यूज्ड इन अ सर्किट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। जहां वो खत्म हुआ लिखो CNCERT पेज नंबर कितना, कैसे पता तुम लोगों को? वीडियो देखा है लड़का, किताब खोल के देखे कि याद है तुमको? हम खोले अभी? खोलवाइए के मानोगे? कॉन्फिडेंस की कमी। CNCERT पेज नंबर 203, ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे 203 में। स्टूडेंट्स लिखिए ना वहां पे, CNCERT पेज नंबर 203। ऐसा कुछ नहीं है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड द वायर गेट्स हीटेड। सत्यकाम जैसा लड़का ये बात पूछा गया ऐसा नहीं हमसे, सर हीट जो आप यहाँ पढ़ा रहे थे ये हीट कहाँ से आता है सर? उसका जवाब यहाँ है। सत्यकाम जैसा लड़का इस सवाल को पहले ही पूछ चुका होता हमसे कि हीट कहाँ से आ गया बिजली के चैप्टर में, तो वही लिख रहा है व्हेन करंट फ्लोज देन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड द वायर गेट्स हीटेड। कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में जाके बोतल वहां रख के आ जाइए, 10 बार गिरिए जाके रख दीजिए। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। कुछ एनर्जी केडिया जी आप ही लोग लेना पढ़ा रहे हैं। Some energy gets dissipated in the form of heat. This is known as heating effect of current. The heat energy is used in heating devices, और इसका हम लोग फायदा कहाँ उठा लेते हैं? heating devices like electric iron, toaster, oven, etc. 4 को फॉर्मूला है, सब आपको पढ़ाया हुआ है। अगर प्रिंटिंग क्लियर नहीं है तो उसको ठीक कर लेना। अब आइए आप लोग पेज नंबर 3 में, पेज 3 का क्वेश्चन 1 मिला भाई? रेजिस्टेंस का इसीलिए हीट होता है। हाँ ठीक बोल रहे हो। पेज 3 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सुनना। व्हाट विल हैपन टू द फ्लो ऑफ करंट इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स इज डबल्ड? स्टूडेंट्स हमको पढ़ाने दोगे कि नहीं? मूड है आज आप लोगों को? प्लीज थोड़ा पढ़ाने दीजिए, आधा घंटा तुमको नॉन स्टॉप बोलने दो। What will happen to the flow of current if the potential difference across the ends of the conductor is doubled? ध्यान से सुनना, मेरा वही घिसापट एग्जांपल, इधर 17 गो उधर 7 गो, याद आ रहा है ना? तो 17 वाला में हो जाएगा 16, 7 वाला में हो जाएगा 8, फिर 16 के बाद 15, उधर 8 वाला 9, 6 बार चला था। लेकिन डिफरेंस में डबल कर दे, जैसे 17 और 7 था ना, कितना अंतर था? 10 का। 17 और 7 10 का अंतर हुआ। 17 और 7
तो इधर हो जाएगा 16, उधर हो जाएगा 8। ये डिफरेंस पर डबल कर देते हैं तो बोलो क्या होगा? बोलो बिजली भी डबल हो जाएगा। यही तो ओम्स लॉ है, मोर इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल, मोर इज द फ्लो ऑफ करंट। सो इफ द डिफरेंस इज डबल, द करंट फ्लो विल ऑल्सो डबल। आंसर कहां से मिला? ओम्स लॉ से। नहीं पढ़ाया गया ओम्स लॉ? तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 में, व्हाट विल हैपन टू द फ्लो ऑफ करंट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डबल। पेज 3 में है हम स्टूडेंट्स। तो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल देन द फ्लो ऑफ करंट विल ऑल्सो गेट डबल। हाँ या ना? तो बिजली भी हो जाएगा बेटा दुगना समय के लिए बहेगा, डबल बिजली बहेगा। सिंस क्या लिखा हुआ है सिंस में? V प्रोपोर्शनल I बाय ओम्स लॉ। अग्री करते हो ना कि हाँ ठीक है? पहला प्रश्न का जवाब। दूसरा प्रश्न, अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स लेंथ, राइट द न्यू आर एंड न्यू रो। एक तार को खींच कर डबल लेंथ तक किया, मतलब रबर बैंड की तरह खींचा। स्ट्रेच लिखा है, कट नहीं किया है, स्ट्रेच। तो रबर बैंड को खींच कर लंबा करते हो, रबर बैंड को जब खींच कर लंबा करते हो तो रबर बैंड पतला भी हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनना। केस 1 नॉर्मल सिचुएशन में R इक्वल टू रो एल बाई ए, नॉर्मल सिचुएशन में R इक्वल टू रो। केस 2 में रो एल बाई ए पर एल के जगह 2L क्यों लिखे हम लोग? क्योंकि रबर बैंड की तरह खींच के तारवा को डबल किया गया है। स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स लेंथ है, काट कूट के लंबा नहीं किए हैं, स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स लेंथ। उसको रबर बैंड की तरह खींच के किए हैं। तो बताओ रबर बैंड तरह खींच के किए हैं तो उससे क्या हो जाएगा? तारवा पतला भी हो जाएगा। तो ए है पाजी की ए बाई 2 है पाजी। अब इसको करो पलट, तो 4 रो एल बाई ए हो गया। तो बताओ केस 2 की रेजिस्टेंस जो है वो कितनी हो गई? 4 गुनी हो गई। हम लिखने का टाइम देंगे, आपको बॉक्स में लिखना है, उसी हिसाब से साइज बना के लिखिएगा। तो पहला नहीं, दूसरा प्रश्न में पूछा क्या? तारवा को लंबा करेगा स्ट्रेच करके, तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क आएगा? बोलो रेजिस्टेंस में 4 गुना हो जाएगा। सो माय क्वेश्चन इज कि लंबा किए दुगना, तो आंसर भी तो दुगना होना चाहिए ना। तो 4 गुना 4 का क्या चक्कर है? बोलो एक्चुअली एरिया में भी फर्क आ जा रहा है ना। पर हड़बड़ा के इंसान क्या करेगा पता है? लेंथ की ये दुगना, रेजिस्टेंस हुआ दुगना। हड़बड़ा के तो तुम लोग यही बोल दोगे, पर एक्चुअली ये दुगना है कि 4 गुना है। तो 4 का क्या चक्कर है? बोलो असल में लेंथ दुगना होने से ना एरिया आधा गुना हो जाता है सर, तो इसलिए पलटा के 4 हो जाता है। प्रश्न याद रहेगा? कैसे हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, व्हेन द मास इज डबल्ड देन व्हाट विल हैपन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी? तो इट विल आल्सो गेट डबल्ड। नहीं पढ़े थे 9th क्लास में? When the velocity is doubled, then what will happen to the kinetic energy? It will become 4 times. Velocity दुगना तो kinetic energy दुगना नहीं, v स्क्वायर होता था ना, तो 4 हो जाता था। कुछ याद आ रही है बातें? तो ये उसी तरह का प्रश्न था, लिखने का जगह देंगे, टाइम भी देंगे। अब आइए 3 नंबर प्रश्न है। If a wire is cut into 4 equal parts, write down the new R and new rho. फिर से वही बात, केस 1 में R कितना होता है? यही होता है ना। लेकिन केस 2 में क्या हुआ? एक तार को इस कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, राइट डाउन द न्यू रो। 4 टुकड़ों में काट दिया गया। मतलब इतना बड़ा तार को चक्कू से 1 2 3 4, क्या लगता है चारों टुकड़ों की लंबाई L/4 में लिखूंगा, पर चारों टुकड़े ज्यादा मोटे हो गए, कम मोटे हो गए कि एरिया रिमेन्स द सेम रहा? इस प्रश्न में और उस प्रश्न में अंतर दिखा बाबू? क्या अंतर है? वहां L दुगना हुआ था तो अपने आप एरियावा भी आधा हुआ था, क्योंकि रबर बैंड की तरह खींच रहे थे ना, तो एरियावा पे भी फर्क आ रहा था। पर इस क्वेश्चन में कुछ टान के किए हैं कि बस कट 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 4 टुकड़ा में, तो 4 भाग का काट के अगर 4 टुकड़ा में किए तो मोटापन क्या कम बेसी हुआ? कि खींचा खींची थोड़ी हुआ है। तो बस L कितना हो गया? सो द फाइनल आंसर 1/4 बाहर निकालो, रो L बाई ए। सो व्हाट योर आंसर हैज बिकम? 1/4 योर आंसर हैज बिकम। एंड यहां व्हाट योर आंसर बिकेम? 4 गुना। अब लग रहा है यहां से समझा लीजिए, फिर अच्छे से हम लोग अपने से उतार लेंगे। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 में है, अ वायर इज कट इन 4 इक्वल पार्ट्स एंड द 4 पार्ट्स आर केप्ट ओवर वन अनदर। मतलब तारवा को ऐसे कट 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 किए, 1 2 3 4।
इमेजिन करो हम इसी तार को, ये तार है ठीक है, 4 टुकड़ों में काटते हैं। 4 को टुकड़ा दिख रहा है, 1 2 3 4, चारों के ऊपर एक चढ़ा दो तो मतलब भावना समझो ऐसे चढ़ जाएगा। साइड से देखो तो, नेक्स्ट टुकड़ा भी चढ़ा दिए, साइड से देखो तो चढ़ा दिए, मतलब बुझाया बाबू। पिछला प्रश्न में बस 4 टुकड़े में काट के छोड़ दिए गए थे, तो लेंथ में फर्क पड़ा, एरिया में फर्क पड़ा था कि नहीं पड़ा था। पर इस बार जानते हैं केस 2 पढ़ेंगे तब जब क्या होगा, R इक्वल टू रो L बाई ए होगा ना। प्रत्येक टुकड़ों की लंबाई L बाई 4 तो ही है, पर एरिया 4 गुना का है, हो गया, समझ में आया। सुनो, पेपर फाड़ो 4 टुकड़ा में, और चारों टुकड़ा के ऊपर एक रखो, तो नया पेपर छोटा बना, लेकिन थिक क्यों हुआ? बोलो कागज के ऊपर कागज के ऊपर कागज के ऊपर कागज रखिएगा तो कागज हुआ मोटा नहीं होगा सर। अच्छा 4 को मैं नहीं भरोसा है, 40 को टुकड़ा में फाड़ो तो, और 40 टुकड़ा कागज का एक के ऊपर एक रखो, मोटा नहीं बन जाएगा। सुनिए, हटाइए, अभी दिवाली की सफाई कर रहे थे पापा लोग, पुराना पुर्जा इसे फाड़ेंगे, चर, फिर एक के ऊपर एक कर देंगे, फिर चर, फिर एक के ऊपर एक चर, इतना मोटा हो गया, पूरा बड़ी ताकत लगा के फाड़े होंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। शुरू में 2-3 पेपर्स होता है, चर से फाड़ देते हैं। अब क्योंकि हिसाब किताब का इंपॉर्टेंट पेपर्स है, उसको फिर एक के ऊपर एक रख के चर, थोड़ा ज्यादा ताकत लगा, क्योंकि कागजवा अब मोटा हो गया है। फिर फटल वाला को एक के ऊपर एक रख देते हैं, अब बड़ी ताकत लगता है एकदम इस लास्ट में। देखिए वो और समझाएं कि अब समझ में आ गया, 4 कागज एक के ऊपर एक रहे तो मोटापन 4 गुना हो जाता है। ऑल्दो हम लोगों को दिखता नहीं है, नहीं दिखता है बेटा तो 40 को रखो। अब बोलो इतना मोटा हो गया तार, तो वही है कि अगर एक के ऊपर एक रखिएगा, ये तार नॉर्मली इतना ही हुआ करता था मक्कड़, पर हम बोल रहे हैं कटा हुआ है। अब हम काट तो सकते नहीं, बस बोले भावना समझो, ये एक टुकड़ा और इसके ऊपर रख दिए। अब बोलो सामने से कैसा दिख रहा है? चलो 2 हो गया, ये तीसरा टुकड़ा को रखे हैं, अब सामने से देखो और बढ़ गया। सो कैन यू अंडरस्टैंड, एक के ऊपर एक रखेंगे तो एरिया में भी फर्क आ गया। बट इन द प्रीवियस क्वेश्चन एरिया में फर्क आया था कि 4 को टुकड़ा बस करके रखे थे, 4 टुकड़े अलग अलग फेंकायल था, पर इसमें चारों टुकड़वा को क्या किए हैं, एक के ऊपर एक। सो द आंसर इज 1/4 और फिर by 4। सो व्हाट इज इट, 1/16 टाइम्स ऑफ रो L बाई ए। सो योर आंसर हैज बिकम्स 1/16। व्हाट योर आंसर हैज बिकम? समझ में आ रहा है किस तरह के प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं? बोलो पहले एक नॉर्मल तार होता है, फिर उसको काट पीट के कुछ आप कर रहे हैं, हर बार वही क्वेश्चन दे रहे हैं, केस 1 केस 2 केस 1 केस 2 केस 1 केस 2 केस 1 केस 2। सो इन द 4th क्वेश्चन नंबर 4 आंसर 1/16 क्यों हुआ? बोल हम 4 टुकड़ा में काटे हैं। बोलो 4 तो ये हो बे किया, ये भी 4 हो गया ना सर, तो 1/4 का by 4 इज 1/16। आधा रोटी का आधा 1/4 रोटी होता है, 1/4 रोटी का आधा 1/8 रोटी होता है, 1/8 रोटी का आधा 1/16। सो कांट यू अंडरस्टैंड 1/4 का by 4 तो 1/16 होगा ना। और नहीं तो एगो रट्टल बुद्धि है, रट्टल बुद्धि क्या है, a by b के नीचे c है अगर, तो ये c यही ना आके इंटू हो जाता है, तो e वाला 4 यही ना आके इंटू होगा, तो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन 1/16। ई तो जानते हो ना मैथ्स का रट्टल बुद्धि, a by b के नीचे c है तो c वहीं जाके इंटू होता है, मैथ्स तो रटे हो ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ द रेडियस ऑफ अ वायर इज हाफ्ड देन व्हाट विल हैपन टू r एंड रो? रेडियस को आधा कर दिया गया, कोई भी तार पतला ही होता है ऐसे, तो उसका फ्रंट व्यू कैसा दिखता है? तो रेडियस कैसे नहीं होता है बाबू? अब समझे, गोलाकार होता है ना। कभी देखियो कि सामने से तार ना, सामने से ऐसा दिख रहा है सर, स्क्वायर शेप्ड, ऐसा दिखते हो कि कोई भी तार गोल, मतलब कोई भी तार एक्चुअली एक सिलेंड्रिकल शेप्ड ही होता है, वेरी थिन सिलेंडर। H तो बहुत अच्छा खासा होता है, पर R वेरी स्मॉल होता है। कितना होता है? वेरी स्मॉल। चलो लेट्स कम बैक, व्हाट द क्वेश्चन वाज कि उसका रेडियस को क्या किया गया है? आधा किया गया है। तो बोलो रेडियस का आधा करने का अर्थ क्या कम हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब आपको यहां सिंस में क्या लिखना का पता है? एरिया पाई r स्क्वायर को कहते हैं, पर अब r क्या हो गया है पाजी? r क्या हो गया है पाजी? मतलब पाई r स्क्वायर बाई 4, मतलब 1/4 ऑफ एरिया हो चुका है।
एरिया कितना हो चुका है? सो स्टूडेंट्स यहां क्यों 1/4 लिखा है समझ में आया? केस 2 का ये सिंस बड़ा इंपॉर्टेंट था, नहीं समझा पा रहे हैं। तार को काट के छोटा बड़ा किया गया है कि तार का रेडियसवा में फर्क लाया गया है। लंबाई तार की तो मैंने L बदला है कि A बदला? A को 1/4 हम ऐसे हड़बड़ा के किए कि बगल में समझाएं भी है। एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तार सामने से कैसा दिखता है? सर्कुलर, गोल दिखता है, पाई आर स्क्वायर। पर आर आर है पाजी की आर r/2 हो चुका है पाजी। तो आंसर कितना है? पाई आर स्क्वायर बाई 4 आया। तो एरिया क्या हो गया? 1/4 ऑफ एरिया हो गया। तो यहाँ 1/4 लिखे। अब मैथ्स जानते हो ये ऐसे पलट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पलट। तो पलट होने की वजह से 4 रो L बाई A हो गया, मतलब 4 टाइम्स ऑफ R1 इज योर R2। तुमको ऐसा लग रहा है कि सर 5 मिनट दीजिए, अंधा जैसा नहीं छापेंगे, इसको समझ के बनाएंगे। एंड आई वांट सम साइलेंस इन दिस क्लास। मकड़ बहुत बोल रहे हो आज, हमसे डायरेक्ट पूछो ना जो पूछना है। आपको लग रहा है कि सर थोड़ा समय दीजिए, समझ समझ के करने वाला चीज है। फिर से समझा रहे हैं, यहां लेंथ डबल काहे हुआ? क्योंकि रबड़ बैंड की तरह टाने थे, L to L हो गया। तो अचानक एरिया आधा कैसे हो गया जी? पतला भी तो हुआ सर। अब क्या बोले हैं कि ये पलट, तो 4 आ गया। सो व्हाट योर आंसर हैज बिकम? इट हैज बिकम 4 टाइम्स। ऑल्दो तुमने खींचा बस है, एरिया तुम छुए भी नहीं हो, पर एरिया अपने पतला हो गया। तो बाई 2 यहां और यहां, तो ये पलट के हुआ। नाउ व्हाट वाज फॉर दिस क्वेश्चन? इसमें सिर्फ तार को 4 टुकड़ों में काटा था, दैट्स इट, बस छोड़ दिया। तो बस L में L/4 है, एरिया में कोई परिवर्तन के वैसे ही है। What about this question? 4 टुकड़ों में काटा और चारों टुकड़ों को एक के ऊपर एक रखा, तो मोटा नहीं होगा जी। एक पेपर को फाड़ो 4 भाग में, चारों भाग को एक ऊपर एक रखो, तुम थिक पेपर नहीं हो जाएगा। सो मैं L को बस L/4 करूं कि बाय डिफॉल्ट कॉमन सेंस लगाइए, एरिया हैज बिकम 4 टाइम्स, क्योंकि चारों टुकड़ों को एक के ऊपर एक रखा गया। ये प्रश्न और ये प्रश्न लगभग सेम ही था, पर इसमें 4 टुकड़ा में काट के छोड़ दिया और इसमें 4 टुकड़ा में काट के एक के ऊपर एक रखा, तो एरिया भी तो 4 टाइम्स हो गया। अब हम क्या बोले थे? अगर फिजिक्स नहीं आता तो मैथ्स आता है ना। A/B के नीचे अगर C है तो C यहीं पहुंचेगा ना, तो BC हो जाएगा। तो ये 4 4 16 हो जाएगा, 4 4 So your answer has become 116. And now what about this question? इसमें रेडियस घुसेड़ दिया, तो हम एक बार के लिए कंफ्यूज हो गए, यार रेडियस दे रहा है। फिर याद है, अच्छा रेडियस हैज समथिंग टू डू विथ एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो नॉर्मली पाई आर स्क्वायर होता है, पर आर है पाजी की आर r/2 हो चुका है पाजी, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। सो एरिया हैज बिकम 1/4। L को छूछा किए कि L को कोई टच भी नहीं किए, सो आंसर हैज बिकम 4 टाइम्स। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। क्वेश्चन 2 को फिर से पढ़ो। अ वायर इज ट्रेस्ड टू ट्वाइस इट्स लेंथ, राइट इट्स न्यू आर एंड न्यू रो। ठीक है, न्यू आर एंड न्यू रो। हम इतना देर ट्यूशन क्या पढ़ा रहे थे? न्यू आर। क्वेश्चन 3 में भी आओ, राइट द न्यू आर एंड न्यू रो। हम क्या पढ़ाए इतना देर? न्यू आर। क्वेश्चन 4 में आओ, राइट द न्यू आर एंड न्यू रो। हम क्या पढ़ाए? 5वां प्रश्न, इफ द रेडियस इज हाफ देन व्हाट विल हैपन टू आर एंड रो। इसमें भी रो है। अब मेरी तरफ देखिए सब लोग, एक गिलास पानी है, अभी वो पानी में थर्मोमीटर डाले तो 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी है। कितना पे पानी? 20 डिग्री सेल्सियस पे है वो पानी। अभी इसमें थर्मोमीटर डाल के देखे तो इसका तापमान था 20 डिग्री सेल्सियस। नाउ सॉरी पंकज, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस वाटर? फिर से बोलिए। 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस वाटर। चलो अभी पानी को टोपिया में डाल के खौलाने के लिए चढ़ा दिए, 20 से इसका तापमान 30 हो चुका है। कितना हो चुका है? खौलने लगा ना। नाउ टेल मी व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस वाटर? अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। खोल रहा है 50 डिग्री पे पहुंच गया इस पानी का तापमान, क्योंकि खोल रहा है। नाउ टेल मी व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री। खोल रहा है 70 डिग्री पे आ गया पानी। नाउ टेल मी व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? 100 ही डिग्री है। खोलते खोलते 80 डिग्री, 85 डिग्री, 90 डिग्री, 92, 94 डिग्री, 99 डिग्री तक हो गया। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? 100। मतलब ध्यान से सुनना, बॉइलिंग पॉइंट इज अ प्रॉपर्टी which has nothing to do with the temperature at which water is present. काहे चिल्लाने लग जाते इतना? फोकस मार रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज अ प्रॉपर्टी which has nothing to do with the temperature at which water is present. कोई चीज का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 है तो वो चीज अगर जमा हुआ भी अवस्था में है ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है?
वो तो एक प्रॉपर्टी है ना यार, सोच के देखो ना कि हाँ सर समझ रहे, क्लैरिटी आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर वो खोल रहा है अभी 60 पे है तो भी इसका बॉइलिंग पॉइंट तो यार 100 ही होगा ना। आज तुमको बहुत बुखार है, ठीक है, और हम तुमसे पूछ रहे व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो तुम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ही ना बोलोगे। बुखार आज है, 102 बुखार में तप रहे हो, लेकिन हम पूछेंगे व्हाट इज योर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, 98.4। बुखार कम हो गया है दवाई के असर से, 101 हो गया बुखार, 100 हो गया बुखार, लेकिन पूछे व्हाट इज योर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, 98.4। अभी भी नहीं बुझाया जी। तुम्हारा आज बुखार कम बेसी से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का क्या लेना देना है, ये तो बुखार आज का है, कल नहीं रहेगा। तो वैसे ही पानी खौला रहे हो, ठंडा कर रहे हो, फ्रिज में रख रहे हो, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तो एक प्रॉपर्टी है। अब सुनना, किसी तार को अगर काट दिया जाए सच दैट इट्स लेंथ इज 1 यूनिट एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑल्सो 1 स्क्वायर यूनिट, तब उस तार के रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। कुछ याद आ रही है बात? आपको पढ़ाया गया था R इक्वल टू रो L बाई A। अगर इसमें 1 यूनिट डालें और इसमें 1 स्क्वायर यूनिट डालें तो ये 1 1 कट गया, तो R तो रो ही है, तो रो एक तरह का तो R ही है। एवरी हेड बॉय ऑफ द स्कूल इज स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, पर उस हेड बॉय ऑफ द स्कूल में कुछ खास गुण हैं। टीचर्स के साथ उठना बैठना अच्छा है, सारे सीनियर जूनियर्स जानते हैं, बस का खलासी, ड्राइवर, स्कूल का चपरासी, प्यून सब जानता है। तब जाके उसमें कुछ खास गुण आ गई तो उसको नाम दे दिया गया हेड बॉय का। रेजिस्टेंस का नाम रेजिस्टिविटी क्यों पड़ा? जब उस कंडक्टर की लंबाई कितना हो गई बाबू, इतना थी, पर कितना हो गई, और सामने से क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया, ओके। फिर हम क्या बोले थे कि कोई भी तार जब होता है, ऐसे होता है ना तार, तो बिजली ऊपर से घुसता है, नीचे से निकलता है, या इधर से घुस के इधर से, नहीं ऐसा नहीं होता, ये हमेशा ऐसा ही। अब जब तारवे क्यूबिकल रूप ले लिया, क्यों क्यूबिकल रूप ले लिया समझ रहे हैं ना, क्योंकि लेंथ भी 1 और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1, तो 1 1 1 तीनों तरफ ना, तो बिजली करंट एंटर्स एंड लीव्स द ऑपोजिट फेसेस, ये बात हम नहीं बोले थे। और इस तार में तो बिजली यहां से भी घुस के यहां से भी निकल जाएगा, क्योंकि तो क्यूबिकल शेप वायर है। नॉर्मली हम लोग जो तार लेते हैं, ऐसे रखो या ऐसे रखो, हमेशा द लेंथ लॉन्गर वन से बिजली बहता है। ऐसे पकड़ो तारा, ऐसे तारवा से बिजली जा रहा है कि ऐसे भेजना है तो सुताइए तार को फिर। पर इसमें इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। क्या लगता है वैभव जैन, हम नहीं पढ़ाएं ये बात, इन विच द करंट एंटर्स एंड लीव्स द ऑपोजिट फेसेस। कमिंग बैक, पानी का बॉइलिंग पॉइंट एक प्रॉपर्टी है, इट हैज नथिंग टू डू विद द टेम्परेचर एट विच इट इज प्रेजेंट। मानते हैं लोहा को पिघलाने के लिए 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, कितना चाहिए? उतना गर्मी तो अभी नहीं है मेरा क्लास में, इसलिए लोहा जमा हुआ है ना, छू के देखो तो बड़ी ठंडा है यार, ठंडा का दिन आ गया है, लोहा ठंडा रहता है बेंचवा सब। तो मान लो अभी 20 डिग्री पे है ये, हम पूछे अभी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है बताओ, 1000। वो आज ठंडा क्योंकि वातावरण ठंडा है ना, पर वो तो एक प्रॉपर्टी है। तो बताइए इन सभी प्रश्नों में जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड है, राइट डाउन इट्स न्यू रो, सबका रो में क्या लिखोगे? इट रिमेन सेम बिकॉज इट इज अ प्रॉपर्टी, इट हैज नथिंग टू डू विद रेजिस्टेंस। काहे ला 4 टाइम्स तो रेजिस्टेंस हुआ? अरे चचा उसका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हुआ, रेजिस्टिविटी काहे होगा? रो का वैल्यू कैसे? किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट बदलता है क्या? वैसे किसी चीज का रेजिस्टिविटी थोड़ी बदलेगा। नहीं समझा पा रहे हैं? तुमने आज तक एक लास्ट हम अटेम्प्ट ले रहे हैं, कभी किताब में कुछ डेटास पढ़े हैं? बोलो हाँ एटॉमिक नंबर पढ़े थे ना सबका? चुप रहो ना भाई, चुप रहो ना। बोलो हाँ लाइन से एटॉमिक नंबर लिखा रहता था, पक्का? अब बताओ, हम उसको बोर्ड पर यहां पढ़ा रहे हैं, उस दिन नाम क्या किए, देने वाला दानी दे के भी प्लस, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऐसे ऐसे हम पढ़ा रहे हैं। तो क्या लगता है उसका एटॉमिक नंबर बदल जाएगा? जी नहीं, कहे हम तो दे रहे थे, ले रहे थे। बोले एटॉमिक नंबर हैज नथिंग टू डू विद कितना इलेक्ट्रॉन दिए, कितने इलेक्ट्रॉन लिए। अभी समझे? और कोई लिस्ट जो आज तक पढ़े हो? बोलो हाँ किताब में म्यू का वैल्यू दिया रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रटे नहीं है पर दिया रहता है सर। अब मान लो उस डायमंड को पटक दिए, नहीं डायमंड क्या पटकोगे, शीशा को पटक दिए, एकदम चकना चूर हो गया, शीशा एकदम चकना चूर हो गया। अब हम बोल रहे हैं हर टुकड़ा का म्यू बदल गया है। अब घुसा दिमाग में बात कि हर टुकड़ा का म्यू को कोई मतलब ही नहीं है, वो टुकड़ा चूर चूर हो गया, उसको पटके हैं, पीसेस हो गया, लेकिन म्यू में कोई फर्क थोड़ी आएगा। तार को लंबा नोटा पतला कर रहे हैं तो उसका आर में फर्क आ रहा है, क्योंकि लेंथवा बदल रहे हैं, एरियावा बदल रहे हैं, लेकिन रेजिस्टिविटी को कोई मतलब ही नहीं है लेंथवा से एरिया से। वो तो बोलिए रहा है कि हम तो तब ये कहलाते हैं रेजिस्टिविटी जब मेरा लेंथवा 1 हो, मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो लेंथवा बदलने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये बात कीजिए रेजिस्टेंस है, वो अपना बदलते रहता है वैल्यू।
पर हमरा कुछ नहीं बदलाव आएगा। शीशा को तोड़ के चकनाचूर कर दो तो क्या हर टुकड़े की म्यू बदल चुकी होगी कि म्यू तो शीशे की वही रहेगी? अब समझे सत्यकाम? किताब में ऐसे बहुत सारे टेबल पढ़ा रखा है तुमने, तो ऐसे किताब में तुमने बॉइलिंग पॉइंट भी रट रखा होगा बहुतों का, रटे नहीं पर देखे हो ना? वैसे बहुत चीजों का एटॉमिक नंबर आप लिखा हुआ देखे होंगे टेबल फॉर्म में किताब में। तो क्या लगता है इलेक्ट्रॉन के देने लेने से आपका एटॉमिक नंबर में बदलाव आता है? बोलो बाबू, उम्मीद करते कि तुम बोलो। तार शीशा को 10-20 टुकड़ा में तोड़ दिए तो हर टुकड़ा का म्यू बदल गया क्या? तो उसी तरह से तुम लंबाई कम बेसी कर रहे हो तो म्यू चचा क्या बोलेंगे कि हमको कोई मतलब नहीं है लेंथ से। रेजिस्टिविटी चचा, सॉरी, रेजिस्टिविटी क्या बोलेगा कि हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा तो परिभाषा ही है कि हम तभी कहलाते हैं म्यू, सॉरी हम तभी कहलाते हैं रो। मेरा नाम ही पड़ा है रेजिस्टिविटी कब? जब मेरी लंबाई 1 होगी और मेरी क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम बेसी कीजिएगा तो हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा तो अपना एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, मैं वो कभी नहीं बदलेगा। विनीत, अब कुछ समझ आया? तुमको नहीं समझ में आया? बॉइलिंग पॉइंट वाला मेरे एग्जांपल को थोड़ा गहराई से सोचो 2 मिनट। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, तब भी नहीं होगा, वो हमेशा 1, कभी नहीं। यूनिट, ऑलवेज यूनिट। जैसे आप बोले 60 में उबल रहा है, 60 में उबल रहा है, हाँ वही ना बोलना चाहिए। उसका जैसे 100 होता है तो 100 बनना बदल जाएगा, 100 तो 100 ही रहेगा। एग्जैक्टली, उबल तो 60 ही उबल रहा है 60 में, लेकिन 100 ही रहेगा। एग्जैक्टली यही बोलना चाह रहे हैं। हाँ नहीं, हमको लग रहा है बड़ी जल्दी घड़ी पार हो रहा है, हम पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। 1 मिनट शांत रहिए, जैसे बुखार में एग्जांपल दिए, थोड़ा शांत रहोगे तब तो सुनेंगे जी हम इसका। हाँ बोलो। जैसे बुखार वाला एग्जांपल दिए ना। हाँ, अरे चुप रहो ना बाबू। पानी को बुखार हो गया, हाँ तो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर तो 98 ही रहेगा, हाँ चाहे उसको जितना बुखार हो। एग्जैक्टली, अब तुम समझ रहे हो, भले उसको कितना हो बुखार हो, लेकिन उस पटवारी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कभी भी हम पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा? वो तो यही बोलेगा ना कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेरा 98.4 है, क्योंकि बुखारवा तो आज हुआ है ना। और कोई ऐसा, देखो इनको डाउट था, ये इन्होंने क्लियर कर लिया, बिकॉज ये कंफ्यूजन का विषय है। डाउट है तो कर लो क्लियर सत्यकाम। तुम्हारे लिए वो एग्जाम्पल बेस्ट है, शीशा वाला, पटक दो चकनाचूर कर दो। Very good. Resistivity has nothing to do with the length, nothing to do with the cross section area, nothing to do with the temperature. नहीं, टेम्परेचर से तो फर्क पड़ेगा। कुछ अब क्लियर हुआ? तो काइंडली सभी प्रश्नों का उत्तर आपको अटाना है, छोटा छोटा करके अटाइए। Students, so you have written answers to all the 5 questions. अब क्योंकि बॉक्स तो बड़ा छोटा छोटा दिए हैं, तुम्हारा इतना ही ठीक से नहीं अट रहा है हर बॉक्स में, तो एक वो लाइन बोल रहे हैं जो बाहर ऊपर लिखना, सुनो पहले। In all the questions from 2 to 5 there will be no change in row. ये ऊपर लिख लो, लिखो in all the questions from 2 to 5, बीच में नहीं बोलोगे, लिखो ऊपर in all the questions from 2 to 5 there will be no change in ठीक बोल रहे ना? There will be no change in, लिखो there will be no change in row oblique specific resistance because it has nothing to do with row has row has nothing to do with, बोलो भाई, ऐसा काहे चुभाते हो बाबू? It has nothing to do with the length and area. तब से 20 बार समझा दी, उसके बाद भी चुभाओगे, दुख नहीं होगा? It has nothing to do with length and
area. Is that okay? It has nothing to do with length and area. It has nothing to do with the length and area. It has nothing to do with the length and area. Question number 6. Two wires are of same length, same thickness. Will there be any difference in R and rho? दो तार की लंबाई सेम है, दो तार की एरिया भी सेम है, तो क्या दोनों तारों का आर भी सेम होगा? ध्यान से सुनना, इधर सुनो। अब यहां पे हम क्या किए, एगो गोल्ड का तार ले लिया, एगो सिल्वर का तार लिए, तो क्या लगता है भले लंबाई सेम रखें गोल्ड वाला और सिल्वर वाले का, कॉपर वाले का, गोल्ड वाले और कॉपर वाले दोनों का एरिया भी सेम रखें, मोटापा भी सेम रखें, क्या लगता है दोनों का बिजली रोकने की क्षमता भी सेम होगी? कि दोनों की बिजली रोकने की क्षमता तो अपनी अपनी होगी, मतलब दोनों का डेफिनेटली रो में तो फर्क आएगा ही। रो को बस यही समझो कि बॉइलिंग पॉइंट है, तो क्या लगता है गोल्ड का बॉइलिंग पॉइंट, 1 किलो गोल्ड ले लोगे और 1 किलो सिल्वर ले लोगे, तो क्या दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा? 1 किलो ले लिए इसीलिए कि गोल्ड का अपना प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट, और सिल्वर भले 1 किलो लीजिए पर अपना प्रॉपर्टी है। अगर ये भाषा समझ रहे हैं तो यहां पे भी आंसर समझ लीजिएगा कि दो तार है ऑफ सेम लेंथ एंड सेम थिकनेस। विल देयर बी एनी डिफरेंस इन देयर आर एंड रो? यस, बोथ विल हैव डिफरेंट आर, बोथ विल हैव डिफरेंट रो, बिकॉज रो क्या है, बिजली रोकने की क्षमता है ना। रेसिस्टिविटी क्या मतलब है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेसिस्टिविटी कहते हैं, बिजली रोकने की क्षमता है। तो आंसर देखिए, इट विल डिपेंड ऑन द नेचर, कैसा नेचर है, गोल्ड है, कॉपर है या सिल्वर है, एंड द टेम्परेचर। टेम्परेचर अभी हम पढ़ाए नहीं है वैसे, पर टेम्परेचर पे निर्भर करेगा, टेम्परेचर पे निर्भर करेगा। अब एक बॉक्स में लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन जब बहता है तो कितना कूलम्ब बहाता है चार्ज। ट्यूशन कॉपी में आइए, ट्यूशन कॉपी में आइए, कौन सा रोमन नंबर? एक इलेक्ट्रॉन के बहने पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब चार्ज बहता है। कौन सा क्लास में रटवाया जाता है ये? 6 क्लास में ना, 9 में रटवाया गया था, हम 9 में नहीं रटवाए ये जीके बुक में भी रटा रहता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, केबीसी में भी तो पूछता है ये सब क्वेश्चन। 1.6 इंटू 10 पर -19 कूलम्ब चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर से उधर बहा तो कितना चार्ज बहा के ले गया? 1.6 इंटू 10 पर -19 कूलम्ब। इसका अर्थ ये हुआ कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब चार्ज के बहने पे एक इलेक्ट्रॉन बहता है। तो यूनिटरी मेथड पढ़े हो, 1 कूलम्ब का कैसे निकलेगा? 1 बाई इसको 10/16 लिख सकते हैं, पॉइंट वहां हटेगा तो ऊपर जाएगा 10/16, हाँ या ना? 10/16 लिख सकते हैं ना, और ये 10 टू पावर -19 ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर +19 होगा। 10 को 16 से डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट दिए 0, 16 6 96, पॉइंट दिए 0, 16 दूनी 32, 80, 16 5 80, सो दिस इज 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स बह रहा है। ठीक, प्रेम समझ रहे हो? 0.625 इंटू 10 पर -19, ये डिवीजन भी शो कर लीजिएगा अपने ट्यूशन कॉपी में। क्या हुआ? रुको सत्यकाम, रुको। जिनको 9th क्लास नहीं पढ़ाया है उनको थोड़ी पता होगा स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में मान लीजिए आपका आंसर आ रहा है ऐसा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है देने का आंसर। आंसर को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है पता है? डेसिमल शुड ऑलवेज फॉलो अ डिजिट। डेसिमल हमेशा पीछा करे एक ही संख्या का, ये हम 9th क्लास में पढ़ाएं, पर यहां पे अलग से पढ़ा रहे रोमन 14 में स्टैंडर्ड नोटेशन। डेसिमल फॉलो कर रहा है, फॉलो के 3 को फॉलो कर रहा है, 3 को पीछा कर रहा है, पर डेसिमल शुड ऑलवेज फॉलो
1 डिजिट। याद कीजिए जब भी हम 9th क्लास में पढ़ाएंगे ऐसे पढ़ाएंगे, बॉक्स डिब्बा पॉइंट डिब्बा डिब्बा डिब्बा, कितना रहे चलेगा पर एक को डिब्बा पॉइंट होना चाहिए। डेसिमल हमेशा पीछा करे कितना को का, एक का, एंड दैट 1 डिजिट शुड बी अ नॉन जीरो डिजिट, शुड बी अ जीरो छोड़कर कोई भी आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, सॉरी मैं शून्य नहीं। आंसर आया है मान लो ये, तो क्या ये स्टैंडर्ड नोटेशन में है? नहीं है। चलिए मान लीजिए नेक्स्ट आंसर आया है 0.00724, क्या ये स्टैंडर्ड नोटेशन में है? नहीं है। तो इधर देखिए डेसिमल को हमेशा कहां रहना पड़ेगा, एक डिजिट को फॉलो करना चाहिए, फॉलो, डेसिमल शुड ऑलवेज फॉलो, पीछा करना चाहिए 1। तो ऐसे तीर बनाओगे, कितने प्लेसेस घसकाना पड़ रहा है? 2 प्लेसेस लेफ्ट घसका रहे हो कि राइट? लेफ्ट का अर्थ होता है कमजोर, कमजोर को क्या कहते हैं? नेगेटिव, कम, कमजोरी है। पर इस चैप्टर में लेफ्ट कमजोर नहीं होता है, ताकतवर होता है, और राइट का मतलब होता है ताकतवर, ताकतवर मतलब प्लस, पर इस चैप्टर में नेगेटिव होता है राइट जाना। सर कहां बक रहे हैं? अरे बाबू आओ तो सही पहले कितना घसकाएं? लेफ्ट घसकाएं ना, लेफ्ट कमजोर होता है ना, माइनस होना चाहिए ना, पर 10 टू द पावर +2 होगा। 10 टू द पावर सर 2 कैसे आया? अरे बुड़बक 2 प्लेस ना घसकाए हैं, 2 प्लेस घसकाए। इसमें डेसिमल फॉलो कर रहा है कि गलत चीज को फॉलो कर रहा है? इट शुड ऑलवेज फॉलो, पीछा करना चाहिए एक संख्या का। कितने संख्या का? सो इज इट इन द अप्रोप्रिएट प्लेस कि नो वी हैव टू शिफ्ट द डेसिमल? तुमने 3 प्लेस शिफ्ट किया तो 10 टू द पावर 3 की नहीं, राइट शिफ्ट का मतलब माइनस। बार बार बोल रहे राइट हैंड ताकतवर होता है, हम लेफ्टी पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं। नॉर्मल पर्सन राइट हैंडेड होते हैं, राइट हैंड मतलब ताकतवर हैंड। तो तुम राइट ले गए तो ताकतवर की नहीं, राइट यहां कमजोर होता है। अब तुम चेक करो मास्टर तुमको सही ट्यूशन पढ़ाया है कि नहीं। तुम घर जाओगे 7.24 लिखोगे, इंटू 10 टू पावर -3 लिखोगे, तुम्हें डेसिमल हटाओगे, क्या लगाओगे? मतलब तुम लिखोगे 724/100 और 3 को 0 और लिखोगे नीचे, माइनस था तो नीचे जाएगा ना। कुल मिला के कितना को 0 होगा बाबू? 5 गो, 1 2 3 4 5 डॉट। भाई मतलब मास्टर ने भले इस तरह से लिखाया पर लिखा तो वही चीज रहा है। सो हैव आई मेड एनी चेंज कि नो, यू हैव जस्ट रिटन इट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। दैट फॉर्मेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नोटेशन। अब जरा घर जाके इसको भी तुम गुना करोगे, 2787200, 10 का स्क्वायर मतलब 100 है ना। फिर 1 2 3 4 के बाद डॉट, 1 2 3 4 के बाद डॉट, 278.72, वही तो मास्टर भी पढ़ाया है, बस ही हैज रिटन इट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। दैट फॉर्मेट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। इज दैट ओके? तो बताइए ये आंसर खत्म हो चुका है कि सत्यकाम इसलिए आपको परेशान कर रहा था कि डेसिमल को शिफ्ट कीजिए। कितना शिफ्ट कर रहे हैं? राइट क्या होता है बाबू? नेगेटिव। 10 टू द पावर -1, हाँ या ना? Bases are same, then the powers will be added. 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन बहेगा शौर्य पंकज, अगर 1 कूलम चार्ज बहेगा। ठीक है, ये का चीज समझाएं? बोलो आंसर तो तभी का आ चुका था, पर जो सत्यकाम हुड़ रहा था ना आपको, इसी के लिए हुड़ रहा था कि डेसिमल सही जगह पे नहीं है, तो एक प्लेस शिफ्ट करना पड़ा, राइट शिफ्ट। बार बार बोल रहे राइट शिफ्ट मतलब राइट ऐसे तो ताकतवर होता है, पर यहाँ पे कमजोर। तो 10 टू द पावर -1, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड। अब ई बतवा को समझने के लिए रोमन 14 भी कॉपी कर लो। 14 में क्या सिखा रहे हैं? सही जगह पे है कि जगह पे नहीं है? शिफ्टिंग करना होगा, लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट ऐसे कमजोर पर है, हाँ ताकतवर। और घर जाके इंटू करके देखना मास्टर जो पढ़ाया है वही चीज आ रहा है कि नो ही हैज रिटन समथिंग एल्स, कि आई हैव रिटन द सेम थिंग इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। इसमें भी स्टैंडर्ड नोटेशन में कि डेसिमल शिफ्ट करना होगा, तो शिफ्ट कीजिए 2 प्लेस राइट, राइट इज नेगेटिव, नहीं 2 नहीं 3 प्लेस। तो हमको पढ़ाना ये था जो सत्यकाम हुड़ रहा था, पर जब ये पढ़ रहे हो तो रोमन 14 भी उतार लो। प्रियांशु छठ में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? क्या Is it in the standard form? No, so you have to shift the decimal
3 प्लेसेस, राइट ले जा रहे हो ना, हो गया। ढाई इंटू 10⁻³ अरे 2.5 इंटू 10⁻³ स्टैंडर्ड नोटेशन में मेजरमेंट करो। पेज 3 में आ जाइए, आइए प्रिंटेड नोट्स में सवाल नंबर 6 के बाद जो बॉक्सवा दिया है उसको अब रीडिंग मारने की आवश्यकता है। सवाल नंबर 6 के बाद जो बॉक्सवा है उसको रीडिंग मारने की आवश्यकता नहीं है ना। पेज 3-4 मैंने रीडिंग कर दिया, 1 सेकंड बस रुके, पेज 5 निकाल रहे हैं। चलिए पेज 5 में आइए, पेज 5 में आइए। हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, सहमत हो? हीट इक्वल टू RI² था, हीट प्रोड्यूस इक्वल टू VIT भी था। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा, करंट पे, रेजिस्टेंस पे, चारों समझा चुके हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या है, पूरा बॉक्स को फिर से पढ़े कि एक एक चीज पढ़ा हुआ है सर। चलो अब आ जाओ नोट में। इलेक्ट्रिक पावर इज मेजर्ड इन BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स। मतलब घर पे जो बिजली का बिजली बिल आता है, बोलते हो ना 200 यूनिट बिजली बिल आया, साइंटिफिकली वो 200 यूनिट्स नहीं है, 200 BOTU है। पर हम लोग देहाती बोलते हैं 200 यूनिट बिल आया इस बार, 200 यूनिट, 200 यूनिट। यूनिट नहीं बोलना चाहिए, बिजली बिल में भी यूनिट से लिखा रहता है। दैट इज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। जो 9th क्लास पढ़े थे उनको तो 9th में पढ़ा दिया गया था। बोर्ड ऑफ और यूनिट लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, यूनिट। एक मिनट इसको कॉपी किए तो ये डिवाइड भी उतारे हो ना, और यूनिट लिखा हुआ है। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? अब ध्यान से एक बात बोलेंगे, पेज 5 के पीछे जाओ, ब्लैंक जगह है वहां नोट करना। पेज 5 के पीछे पूरा पेज खाली है ना? आइए पेज 5 के पीछे। एक घर में 5 बल्ब जलता है, मान लो 5 बल्ब जलता है, हर बल्ब है 40 वाट का। अब मत पूछना वाट क्या होता है, पावर जी। और 6 घंटा जरूर जलता होगा। ठंडा के दिन है, मान लो 5 बजे बत्ती जला देते हैं, तो रात को 11 बजे हम लोग सोने जाते हैं, तो 6 घंटा तो जरूर जलाते ही होंगे। 6 करेंगे, 5 घंटा रहने दीजिए ना। अच्छा चलो, 6 शाम के 5:30 बजे जला रहे हैं, तो रात के 10:30 बजे बत्ती बुझता है सबके घर में। कुछ इसका आएगा आंसर। एक टेलीविजन है, पुराना वाला टीवी है, तो 1000 वाट का टीवी है। वैसे आजकल LED टीवी बड़ी पतला आ गया है, ज्यादा पावर नहीं लेता है, 150 का होगा या नहीं पता हमको आज के टीवी का कितना है, गूगल करके आप देखिएगा कितना है। पर पुराना 1000 वाट का टीवी रहता था। और टीवी जिस दिन क्रिकेट मैच रहता है उस दिन 4 घंटा जरूर चलता होगा। उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था, 4 घंटे टीवी नहीं चला था। किसको नहीं पता था? चलो, एक फ्रिज है, 1500 वाट का फ्रिज जरूर होगा, 20 घंटा चलता है। फ्रिज हम लोग सारा दिन चला के रखते हैं, 3-4 घंटा लाइट कटता है तब भी बंद करते हैं। और 4 गो फैन है, फैन ज्यादा का नहीं होता है, पता है ना, 40 वाट का है, 20 घंटा चलाते हैं। गर्मी के दिन में 20 घंटा जरूर चलता है। बोलो ठंडा आया तो ठंडा में पंखा नहीं चल रहा होगा, रूम हीटर चल रहा होगा, तो 4 फैन की जगह 1 रूम हीटर ऑफ 1500 वाट या 2000 वाट कर देंगे। अब हम पढ़ा क्या रहे वो सुनिएगा। ये बत्ती जला 5 घंटा 40 वाट वाला, तो आंसर कितना है? 40 5 200, 200 इंटू 5 1000 वाट आवर आया। ठीक, इसको इंटू करो, 4000 वाट आवर आया। 30,000 वाट आवर आया। इसको इंटू करो, 3200 वाट आवर आया। स्टूडेंट्स, घर में और भी बहुत कुछ होता है, मोबाइल चार्जर, माइक्रोवेव ओवन, मोटर चलता है तुम्हारे घर में,
बहुत कुछ होता है, पर हम बस समझाने भर का 4 गो आइटम लेकर समझा रहे हैं। ऐड किया आपने तो गया 4 1 5 3 8 वॉट आवर आया। इसको 1000 से डिवाइड करो, इसी को कहते हैं यूनिट। मतलब तुम्हारा घर में डेली का 3.82 यूनिट, मोटा मोटी 4 यूनिट बिल उठता है। मान लो मोटा मोटी 4 यूनिट बिल उठता है। हमारा घर छोटा फैमिली है, फ्लैट में रहते हैं, हॉल में लाइट जलता है तो रूम तक रोशनी ऐसे ही पहुंच जाता है, तो ज्यादा रईसी हम लोग करते नहीं है। और अपना घर है तो पंखा चला के रूम से बाहर हम लोग रईसी करने निकल जाते हैं, रूम से निकलते हैं तो पंखा भी बुता देते हैं। मेरा महीना का बिल आता है 200 यूनिट। कितना आता है? 200 यूनिट। मतलब एक दिन का आपका बिल हुआ ना सर 7 यूनिट उठ रहा होगा, तब ना 30 दिन का 210 यूनिट आ रहा है। और आपका तो 210 नहीं है, 200 बोल रहे हैं सर आप। कितना बोले हम? मतलब एक दिन का 7 यूनिट। मतलब हम समझाना चाह रहे हैं कि मेरा घर में थोड़ा मोड़ा और कुछ आइटम उटम होगा ना जी तो 7 यूनिट आता है। समझे कि नहीं समझे? पहला बात तो आपका घर में 4 को पंखा भी नहीं चलता होगा सर, कंफर्म हम बता सकते हैं, आप एकदम मैक्स लेके चले। दूसरी बात, आपके घर में 5 को बल्ब भी नहीं जलता होगा सर। 3 BHK फ्लैट में, हम लोगों का 2 BHK फ्लैट है तो 2 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन, तो भी तो 4 हुआ। दिन भर बाथरूम में जाके बैठे थोड़ी रहते हैं समझे मक्कड़? तो क्या लग रहा है कौशिक सर, आप बहुत ज्यादा खर्चा शो किए तब भी 3.82 आ रहा है। मतलब बहुत खर्चा दिखा दिया आप। नहीं, फ्रिज तो ठीक ही है, जेन्युइन है 20 घंटा। टीवी भी ठीक ही आप दिखा रहे हैं, लेकिन आजकल टीवी 1000 वाट वाला नहीं आया, आजकल पतला टीवी जब से आ गया है 100-150 का हो गया। तुमको भावना क्लियर हो रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? ये हम बकवास नहीं कर रहे। मेरा घर का बिल 200 यूनिट आता है, 198, 196, 200 यूनिट आता है, ठंडा गर्मी बरसात। ऐसा कैसे? क्योंकि गर्मी में पंखा चलता है तो हीटर नहीं चलता, और अब हीटर निकलेगा हम लोगों के घर में तो पंखा बंद हो जाएगा। तो मोटा मोटी बिजली बिल पूरे साल पहले अच्छा 38 पॉइंट है, तब ये बहुत ज्यादा है, तब तो ये बहुत है। अब हम बता रहे हैं बहुत ज्यादा क्यों आया है। लगभग 40 यूनिट आ गया ना एक दिन का, तो 40 इंटू 30 डेज करो, 1200 यूनिट। तो ज्यादा क्या चीजें बताएं? एक तो मैंने टीवी का बहुत ज्यादा ले लिया यहाँ पे। नहीं टीवी, फ्रिज तो 20 घंटा चलता है, फ्रिज कब बंद रखते हैं? एकदम यही 5 एकदम सेम है। अच्छा सेम है, तो ये मुंह से बोलते टीवी 1000 वॉट के लिए थे। 4 घंटा ही है। सच में? What a coincidence। ठीक है, 9th क्लास में भी हम सेम ही लिखाए होंगे। एग्जाम्पल मुंह से इंसान का निकलता है तो वही हर बार निकल जा रहा है। बस फ्रिज का पता वॉट बदल देंगे, 2000 तक देंगे, वो भी सेम हो जाएगा। ठीक है, ये कोइंसिडेंस हुआ, रट के नहीं आए, बस ये तो बकते बकते बके जी हम तो अभी। हो सकता है कि कौन सा मेमोरी? सबकॉन्शियस माइंड में ये मेरा फिट हो गया हो सकता है। एनीवेज लेट्स कम बैक टू व्हाट आई वाज टीचिंग। हम बताना ये चाह रहे हैं कि मेरा घर का बिजली बिल 200 यूनिट आता है, मतलब एक दिन का 7 यूनिट तो 30 दिन का 210 यूनिट। हम अपना घर का कहानी बताना चाह रहे हैं कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि बिजली विभाग वॉट आवर का बिल लेता है कि किलो वॉट आवर का लेता है? मतलब जो बिल का कैलकुलेशन होता है उसको 1000 से, सो दैट इज किलो वॉट आवर, है उसी को यूनिट्स कहते हैं। तो इसमें सिलेबस ओरिएंटेड बात हमने क्या क्या पढ़ाया कि जो बिजली बिल उठता है वो किस तरह से उठता है। कैलकुलेशन पार्ट इज क्लियर। जो आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड करना है और किसमें कन्वर्ट करना है, और उतने यूनिट बिल उठा तुम्हारा या उतने बोटू उठा। इसको पेज नंबर 5 के पीछे ब्लैंक पेज दिया, वहां छाप लीजिए। नहीं पेज 5 के पीछे छापिए ना। स्टूडेंट्स थोड़ा कोऑपरेट करो ना बाबू, कोऑपरेट करो थोड़ा। कम ऑन फास्ट।
और यहां पे एक काम करो, इसको लिखो कमर्शियल यूनिट। क्या लिखो? कमर्शियल यूनिट। मतलब रुपयों का लेन देन के लिए जो शब्द का इस्तेमाल होता है, बिजली विभाग जो हमसे पैसा चार्ज करता है वो एक्चुअली बोटू का चार्ज करता है, पर बोलचाल में बोटू शब्द का प्रयोग होता है, यूनिट यूनिट बोल देता है, देहाती में यूनिट बोल देता है। उसी पेज में रहिएगा, ब्लैंक पेज दिया हुआ है। अब आइए नाव में। एक दिन में अगर 1 यूनिट बिजली बचा लेते हो तुम लोग, कैसे बचाएंगे? रूम से बाहर निकलिए, फैन ऑफ करके निकलिए। अननेसेसरी लाइट क्यों जल रहा है जी? T4 बंद करो। वो कमरा में कोई नहीं है तो लाइट काहे जला हुआ है? बाथरूम में कोई नहीं है तो बत्ती काहे जल रहा है? बंद करो, ठीक ना? काहे मक्कड़, क्या हो रहा है? हाँ, उसी से। ओके भाई साहब, लाइट ऑफ। ओके ठीक है, तो आपको 1 यूनिट बिजली अगर बचा लेते हैं, बात बचाने की हो रही थी, तो लाइट वाइट ऑफ करके। ओके मतलब तुम कितना बिजली बचा रहे हो पता है? 1 किलोवाट बिजली बचा ले रहे हो 1 घंटा के लिए। इज दैट ओके? 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट और 1 घंटा का मतलब 3600 सेकेंड्स। इधर आइए साइड में। आपको हम पावर जब पढ़ाए थे तो वर्क डन बाय टाइम टेकन आज ही तो बोले थे, शायद नहीं बोले? आज वर्क को किसमें नापते हैं? जूल पर सेकेंड को ही वाट कहते हैं, वाट। प्लीज पे अटेंशन। तो ये वाट असल में क्या है? जूल पर सेकेंड है। कैसे है? बगल में सिंस में मैंने शो कर दिया है। वाट जूल पर सेकेंड कहां से आया जी? अरे पावर वर्क बाय टाइम होता है ना सर, वर्क को जूल में नापते हैं और टाइम को सेकंड्स में। जूल पर सेकंड को ही तो वाट कहते हैं। तो बोलो सत्यकाम, अगर तुम एक दिन में 1 यूनिट बिजली बचा रहे हो तो कितना सारा एनर्जी बचा रहे हो? अरे बाबू तेज वाला नहीं, गरीब वाला बोलो, गरीब जैसा बोलो। बोलो 360000। 36 लाख जूल एनर्जी बच रहा है। 1 यूनिट बिजली भी अगर बचाएंगे ना तो 36 लाख जूल एनर्जी बचा लीजिएगा आप 1 यूनिट बचाने से। और बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया कि 38 कहां से कैसे कैसे आया है। तुम ऐसा करो, इसको 4 घंटा की जगह 3 घंटा जलाओ तो आंसर में फर्क आ जाएगा 1000 का। 1 घंटा का 1000 का फर्क आ जाएगा। तो 1000 तो 1 यूनिट है जी। 1 यूनिट तो बिजली ऐसे ही बच गया तुम्हारा। नाउ टेल मी, इज इट इन द साइंटिफिक नोटेशन कि नो? यू हैव टू शिफ्ट द डेसिमल, यू हैव टू शिफ्ट द। सो मन की आंखों से देखो डेसिमल अभी कहां है? 1 2 3 4 5 है तो 0.0 तो लगा ही सकते हैं। सो यू जस्ट शिफ्ट इट। हाउ मेनी प्लेस यू आर शिफ्टिंग? 6 प्लेसेस ऑन द लेफ्ट साइड यू आर शिफ्टिंग ना। पटवारी सुन रहे हो? 6 प्लेसेस ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट ऐसे कमजोर होता है पर इस चैप्टर में, तो यही बात को सत्यकाम उसी समय हड़बड़ा के बोल दिया। 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी बचाओगे। इसका प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न पूछेगा कि 1 किलोवाट आवर अगर बचता है तो कितना एनर्जी बचता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 36 लाख भी बोल सकते थे, पर स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है? डेसिमल मन की आंखों से देखो तो लास्ट में इसको शिफ्ट किए, 6 प्लेस ऑन द लेफ्ट शिफ्ट किए तो पावर 6 हो गया। क्लियर है? 36 लाख भी छोड़ोगे तो आधा नंबर काट लेगा। स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है ना, स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन में देखना पड़ेगा। वापस से आइए प्रिंटेड नोट में, नोट्स में। इलेक्ट्रिक फ्यूज किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज किसे कहते हैं? कॉपी इट फास्ट, कर लो, हम टाइम दे रहे हैं, कॉपी करो। 2 साल तो फोटो ही खींच खींच के पढ़ाई किए हो, अब कॉपी कर लो।
बोल लें, ध्यान से सुनिएगा। सुबह के टाइम पे आपके घर में पानी का मोटर चल रहा होता है, पानी चढ़ रहा है, टंकी में गिर रहा है। उसी समय तुम लोग कपड़ा आयरन करते हो स्कूल जाने के लिए, एकदम गरम गरम आयरन पहन के जाना कपड़ा। उसी समय न्यूज चैनल चला के पिताजी टेलीविजन देख रहे होते हैं। उसी समय मम्मी मिक्सी 4 बार चलाती है, बंद करती है। उसी समय टोस्टर में सैंडविच भी सिका रहा है। उसी समय गीजर भी ऑन है, दादाजी नहाने जाएंगे, गर्म पानी चाहिए उनको। ठीक है मक्कड़, दादाजी नहाने जाएंगे, उनको गर्म पानी चाहिए। और भले कितना भी रोशनी आए, पर मक्कड़ बाथरूम जाएगा तो 4 को बत्ती जरूर जलाएगा। वॉट आर यू डूइंग? बोलो, इसी मोमेंट में फ्यूज उड़ जाता है घर का। कभी ऐसा हुआ है? हम इतना कुछ एक साथ क्यों जला के क्या समझाना चाहते हैं? बोलो हाँ, इसी मोमेंट में फ्यूज उड़ता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर मान लीजिए शादी ब्याह का घर है, एक्सेसिव लाइट्स लगे हुए हैं और तुम्हारे ही घर का बिजली का पॉइंट से ऊपर टेंट हाउस वाला लोग केटरर लगा है घर पे, शादी ब्याह का घर है, वहीं से लाइन टाल के बड़का बड़का फ्लड लाइट बोलते हैं ना, हैलोजन लाइट भी लगा लिया है। सब एकदम सेटिंग, कल शाम तक ठीक था, कल मेहंदी था, लेडी संगीत तक ठीक था, आज मेन पार्टी होने वाला छत में, शाम 6 बजे तक सब बाजा बत्ती सब सेट, कॉफी मशीन ऑन करता है, पड़ाक से गिर जाता है स्विच। कभी ऐसा सुने में नहीं आता है। मतलब हम कॉफी मशीन का प्रचार कर रहे हैं कि आप बोलना चाह रहे हैं एक्सेसिव विड्रॉवल ऑफ करंट। वो जो हम घर की बात किए कि सुबह सुबह मोटर चल रहा है, कलर टीवी चला के पापा न्यूज भी सुन रहे हैं, मम्मी 4 बार मिक्सी चला रही है, बंद कर रही है, गीजर एमसीबी गिर जाता है। आजकल एमसीबी गिरता है बाबू, तुम लोग सब नया जमाना का लड़का हो ना, पहले फ्यूज उड़ता था, ये आजकल कब नया नया फ्यूज उड़ता था, बस वही बोल रहे हैं हम। देखो नया नया लड़का है, पबजी वाला जमाना, एमसीबी। तो हम कॉफी मशीन, प्लीज 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 प्लीज, तुमको नहीं दिख रहा सारा पूरा फोकस्ड है, खत्म कराने में लगे हुए हैं चैप्टर। ओके, तो हम कॉफी मशीन वाला एग्जांपल दे, या तुम्हारे घर में जो सुबह मोटर भी चल रहा है, गीजर भी ऑन है, मम्मी 4 बार मिक्सी भी चला रही है, इन सारे एग्जांपल्स में हम बोलना क्या चाह रहे हैं? एक्सेसिव विड्रॉवल ऑफ करंट, एक्सेसिव विड्रॉवल ऑफ। उस समय फ्यूज उड़ जाता है, जिसको विनीत किंगर ने बोला एमसीबी गिर जाता है। हम लोगों का सिलेबस में आज भी फ्यूजे पढ़ाया होता है, एमसीबी पढ़ाई अभी तक आया नहीं है। अब फ्यूज क्या होता है वो सुनना, जो लोग दादी घर में रहते हो या दादी घर में, एक तो बोर्ड होता है, ऐसे खोले ऐसे फ्यूज लगा रहता है, ठीक, इसको पूरा जाम रहता है, अबे पकड़ खींच, ऐसे खिंचाता है। कभी आप लोग देखें कि नहीं, पत्थर का ऑलमोस्ट वाइट, इसको ऐसे खींचे, यहां से यहां, थोड़ा सुन लो ना बाबू, यहां से यहां एक तार होना चाहिए। पर जब फ्यूजवा उड़ा तभी ना तुम जाके खोले, तुम रोज का खोल खोल के चेक करते हो नहीं, तो यहां से यहां, यहां से यहां बस एक तार होता है नॉर्मल, मतलब इस तार को अगर हम छील देंगे तो कैसा दिखेगा? नेकेड वायर, बस वही तार होता है, कोई स्पेशल तार नहीं है। यहां से यहां एक तार होता है, यहां से यहां वाला तार बीच से कट जाता है, गल जाता है, पिघल जाता है। हम लोग नॉर्मली जब लाइट कट गया घर का अचानक, देखे पहले तो खिड़की से झांकते हैं मोहल्ला में लाइट है कि नहीं, तो हम मोहल्ला में क्या सब जगह लाइट है, तो जाते हैं अपने घर का ये पैनल बॉक्स खोल के, इसको पकड़ के ऐसे ऐसे खिंचा जाता है, बहुत टाइट होता है, साल 6 महीना में एक बार ऐसा होता है। यहां से यहां वाला तार, एक तार जो होना चाहिए था यहां से यहां, वो तार बीच से कट गया, या गल गया, पिघल गया, जल गया, देखने से समझ में आ गया जल गया। अब हम लोग पेचकस लेते हैं, यहाँ का नटवा खोलते हैं, यहाँ का नटवा खोलते हैं, क्योंकि आधा तारवा इधर से झूला, आधा बीच से ना कटा है, तो पेचकस लिए, फेंक दिए। अब ये तार, नॉर्मल तार को बस छीलिए, एकदम नेकेड वायर हो जाएगा, यहां पे लपेटिए और कस दीजिए, यहां लाके लपेटिए और सर्किट पूरा हो गया, सर्किट उसको लगा दीजिए। मतलब ये जब लगा हुआ था ना और तार हुआ जब जल गया था ना, तो बीच में कांटेक्ट था कि कांटेक्ट, इसीलिए लाइट आना बंद हो गया था घर पे। तो तुम फ्यूजवा निकाले, यहां से यहां क्या कर दिए, वापस नया तार लगा दिए, 1 मिनट लगा दिए नया तार। तो बोलो अब बीच का कांटेक्ट टूटा हुआ है कि नहीं? हम तो जोड़ दिए सर, कांटेक्ट पूरा हो गया। तो फ्यूज उड़ना इज नॉट बैड, इट इज गुड।
होता क्या है, घर में अगर एक्सेसिव विड्रावल ऑफ करंट हो रहा है, एक्सेसिव करंट ले रहे हो, तो ज्यादा बिजली फ्लो होने लगा घर में क्या होने लगा, ज्यादा बिजली फ्लो होने लगा। पहले इधर से T3 ऑन कर लेना, तब अंदर जाना। ज्यादा बिजली घर में फ्लो होने लगा। ज्यादा बिजली फ्लो होने के चक्कर में जो डिवाइस ज्यादा खा रहा है, जैसे टोस्टर हीटिंग डिवाइस है ना, गीजर हीटिंग डिवाइस है ना, वो तो खाइबे करेगा। तो उसको टानने के लिए सीरीज में याद है ना, अगल बगल के अप्लायंसेस जो कम बिजली चाहिए उसको भी साला तुम सीरीजे में लगा दिए हो। गीजर के बगल में मोबाइल चार्जर का पॉइंट रख दिए हो, तो उसको भी तब उतना ही बिजली मिलने लगा ना, बिकॉज सीरीज कनेक्शन में तो करंट है सिंगल पाथ टू फ्लो, हाँ या ना। तो वो पॉइंट वह जल जाएगा। कौन सा, चार्जर वाला पॉइंट, या कोई भी कमजोर कड़ी जो है। पंखा जल गया, गीजर को कुछ नहीं हुआ, पंखवा जला। कॉफी मशीन ऑन करने से कॉफी मशीन खराब नहीं हुआ, पंखवा जल गया, ट्यूब जल गया। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? द रीजन इज गीजरवा तो टान लिया ज्यादा करंट, पर उसके टानने के चक्कर में जो नेक्स्ट वन इन द सीरीज है उसको भी उतने बिजली मिलने लगा, बट कर मिला के उतने बिजली मिलने लगा। सो करंट है सिंगल पार्ट टू फ्लो। तो कभी भी कॉफी मशीन के ऑन करते के साथ कॉफी मशीन थोड़ी खराब होता है जी, पंखवा जल जाता है, स्टैंड फैन, टेबल फैन जल जाता है। और अगर ये सब जल गया तो आपको ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए साइंटिस्ट लोग सोचे घर का कीमती चीज जलने से अच्छा यहां जो 58-54 ₹2 वाला तारवा जला, दिन भर निकलते रहो, लगाते रहो। नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो फ्यूज वायर अगर जला तो ये सब तो रदिए तार ना हम लोग काट के जोड़ देते हैं। तो ये जल जाए तो करंट को आगे, एक्सेसिव करंट को बहने ही नहीं देगा, एक्सेसिव करंट को बहने ही नहीं देगा। और ये तो पापा लोग हमेशा ध्यान रखती हैं, बोलते हैं टीवी बंद करो, गीजर चल रहा है अभी। कैसे नहीं, सब रोक टोक तो करते ही हैं। या फिर हम लोगों के घर पे ना, अब तो फ्लैट्स में ना एक वायरिंग ये किया जाता है, पावर प्लग बोला जाता है। घर में गीजर का जो पॉइंट होगा ना, वो देखना पावर प्लग होगा। ये फ्लैट्स में अब होने लगा है, पर हम लोग जब अपना पुराना दादी घर में रहते थे, अपना नानी घर में, हम लोग नॉर्मल यही वाला में, इसी में गीजर लगाते थे, ऐसे ही टाइप वाला में। ये जो दिख रहा है ना, इसी में मिक्सी भी चलता था, इसी में सब कुछ, तो जलता भी था उतना ही। पर अब ना पावर का लाइन ही अलग बनवा दिया जाता है, हैवी तार से पावर लाइन अलग। घर का मिक्सी, घर का फ्रिज, घर का एसी, घर का वॉशिंग मशीन, ठीक बोल रहे हो, और ओवन का लाइन वायरिंग अलग करवाया जाता है, ताकि उन सब से हैवी अमाउंट ऑफ बिजली बहेगा। कैसा बिजली? हैवी। तो अब समझ में आ रहा है कि तार के रास्ते में मोबाइल चार्जर आएगा कि चार्जर, इस सब का तो अलग लाइन खींचाया हुआ है। कैन यू अंडरस्टैंड कि हम डायग्राम बना के समझाएं? सो फ्यूज वायर का प्रॉपर्टी नंबर 1, इट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इससे क्या होगा, जहां थोड़ा सा हैवी मात्रा में बिजली गया तो वो हीट हो जाएगा। पढ़ाया था ना, बिजली ज्यादा बहेगा तो हीट भी ज्यादा होगा, और हीट ज्यादा होने से तुरंत पिघल, तो मेल्टिंग पॉइंट कम होनी चाहिए ना। एक करके, हाँ हाँ, फ्यूज आ रहे हैं, बल्ब पे भी आ रहे हैं। आगे बोलो। नहीं, ट्रांसफार्मर अलग चीज है। वो करंट जो बहुत हाई अमाउंट में आता है, 24,000 या 14,000 आता है वोल्ट, उसको कम करने के लिए आता है, क्योंकि पूरे मोहल्ले में सप्लाई करना है ना उसको, वो अलग चीज है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट शुड बी वेरी, ताकि जल्दी पिघल जाए। तो अच्छा है ना, ये पिघला तो ज्यादा अच्छा कि घर का कोई डिवाइस जाके जला दे, वो ज्यादा अच्छा। नेक्स्ट, इसकी रो, हम बार बार बोल रहे हैं, रो को समझो बॉइलिंग पॉइंट की तरह है। पानी अगर 40 डिग्री पे भी है तो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बाबू? पानी अगर 50 पे भी तो बॉइलिंग पॉइंट कितना? तो वही चीज बोलना चाह रहे हैं कि ये तार जो थी ना, इसकी रो कैसी होनी चाहिए, ध्यान से सुनना, इसकी रो कैसी होनी चाहिए। ये तार की रो बहुत हाई होनी चाहिए। अगर रो हाई होगा तो रेजिस्टिविटी हाई होगा। रेजिस्टिविटी का मतलब भी बिजली रोकने की क्षमता ही होती है। अगर बिजली रोकने की क्षमता ज्यादा है इस तार की, तो बिजली ज्यादा रोका, ज्यादा रोका, ज्यादा रोका, ज्यादा रोका, ज्यादा रोका, ज्यादा रोका, बिजली ज्यादा रुका, ज्यादा रुका, ज्यादा रुका, ज्यादा रुका, तार ज्यादा गर्म हुआ, ज्यादा गर्म हुआ, ज्यादा गर्म हुआ, ज्यादा गर्म हुआ, तार ज्यादा गर्म हुआ, जल्दी पिघला, जल्दी टूटा। मतलब ले दे के तारवा तोड़ना है सर, हाँ तारवा तोड़ना है। सो व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फ्यूज वायर? इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट शुड बी वेरी लो, ताकि तुरंत पिघल जाए। एंड दूसरा, इस रेजिस्टिविटी शुड बी, बिकॉज इफ हाई इज द रेजिस्टिविटी, हीटिंग इफेक्ट विल बी मोर हीट प्रोड्यूस, इट विल मेल्ट इजिली। तो यही है फ्यूज वायर का काम। सो इट इज अ सेफ्टी मेजर ना। अब
कोई भी घर में फ्लैट कल्चर जब से आया, फ्यूजवा नहीं होके, होता क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एक तो इंसान भी कोढ़िया हो गया, इसको खोलो, पेचकस से खोलो, नया तार छीलो, लगाओ। इसलिए ये मैकेनिज्म की जगह बिजली जा रही थी ट्रिप करके नीचे, अब फ्लो हुआ क्यों, तो नीचे आ गया, फिर हम लोग उठा के ऊपर कर देते हैं। मैकेनिज्म वही है, वो ट्रिप करके नीचे आ जाता है। मतलब इतना सेंसिटिव बनाया जाता है कि अगर बिजली जहां पे भी थोड़ा सा भी चरचराया ना, हम लोग बोलते हैं ना, थोड़ा सा भी जैसे चरचर हुआ ना, अगर एमसीबी गिर जाएगा। मतलब लीकेज ऑफ वायर होने से भी एमसीबी ट्रिप कर जाता है। नया पंखा है, नया पंखा नहीं है, मतलब तार और चेंज किए, ठीक से मिस्त्री बनाया नहीं, तारवा चरचर जब डालते तो चरचर आता है और तुरंत एमसीबी गिर जाता है। तो वो अच्छा है ना, वहां जलाने से अच्छा वहां एमसीबी को जलाया भी नहीं, इंसान तो कोढ़िया हो गया, अब तार छीलने का और लगाने का टाइम नहीं है, तो अब फ्यूज हट गया, अब हर घर में क्या लगने लगा। लेकिन सिलेबस में अभी तक एमसीबी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, सिलेबस में आज भी फ्यूज ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि मेन लाइन जो नीचे होगा ना